अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल इश्क जानम आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। रात के 8 बज रहे थे और वो इधर से उधर चक्कर लगा रही थी, मगर इंतज़ार था कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। थक हार कर सीढ़ियों पर बैठ गई। कब आएंगे आप? कोई किसी को इतना सताता है क्या? प्लीज़ आ जाएं शाह। तभी उसके मोबाइल पर बीप हुई तो फ़ौरन से मोबाइल ऑन किया। मैसेज पर शाह का नंबर दर्ज था और लिखा था, मेरा इंतज़ार मत करना, नहीं आऊँगा, सो जाओ। काफ़ी देर वो मोबाइल को देखती रही। ये एक तारीकी में डूबे कमरे का मंजर था जहाँ 2 शख्स बिस्तर पर लेटे हुए थे, मगर दोनों ही सोने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। तभी उनमें से एक बोला, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? दूसरे ने उसकी तरफ रुख किया और बोला, मैं जानता हूँ वो सो नहीं पाएगी आज, मेरे बताने के बावजूद। उसने मेरा बहुत इंतज़ार किया होगा। उसके साथ लेटा शख्स उसकी आवाज़ में छुपा दर्द अच्छे से महसूस कर सकता था। मिल आते उससे वैसे भी 2 दिन है ना। दूसरा शख्स दर्द से भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, 2 दिन कम है और तुम जानते हो घर गया तो उसकी जान के दुश्मन उसके पीछे पड़ जाएंगे। साथ लेटे शख्स ने उसकी तरफ देखा और बोला, मत कर जर, ऐसा क्यों खुद को तकलीफ दे रहा है? किसी को भी अपने और उसके दरमियान बने रिश्ते की सफाई देने की ज़रूरत नहीं। जब तुम दोनों जानते हो कि तुम दोनों का रिश्ता क्या है तो बस फिर आग में भेजो सबको और सो जाओ, वो भी सो जाएगी। मैं जानता हूँ उसे तुम नहीं, इतनी जल्दी तो सोने से रही, खैर तुम भी सो जाओ। दूसरी तरफ मैसेज पढ़कर उसने फ़ोन रखा और थके अंदाज में अपने कमरे की तरफ चली गई, मगर काफ़ी देर उसका इंतज़ार करती रही। आज भी उसका इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ था। क्या खुदा को उस पर रहम नहीं आता? कब उसका इंतज़ार ख़त्म होगा? कभी कभी उसे लगता था कि उसके साथ जब बुरा हो जाएगा तब शाह उसके पास आएगा। अपनी सोचों को एक तरफ करके सोने के लिए लेट गई। कल उसका यूनिवर्सिटी में टेस्ट था और सुबह जल्दी उठना था। इंतज़ार करना तो उसकी ज़िंदगी में लिखा था जैसे। ये एक छोटे घर का कमरा था जहाँ वो बिस्तर पर सो रही थी और ख्वाब में देख रही थी कि वो एक राहदारी से गुजर रही होती है। वो मुकम्मल आर्मी ड्रेस में थी और राह में आने वाले लोग उसको सैल्यूट कर रहे थे और वो सर को खम देकर उनके सैल्यूट का जवाब देती। तभी वो एक कमरे में दाखिल हुई तो उसको किसी के चिल्लाने और पुकारने की आवाज़ आई और वो होश की दुनिया में आई कि वो ख्वाब देख रही है। ये तो रोज़ का मामूल था। आर्मी उसका जुनून थी। अभी वो उठती कि उस पर किसी ने ठंडे पानी से भरा जग उसके मुंह पर गिरा दिया। ठंडा पानी मुंह पर पड़ने से वो मुकम्मल होश में आ गई थी। उसने जैसे कि अपने सामने खड़ी चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट लिए ईशल को देखा तो रिश्ते में उसकी सौतेली बहन थी, मगर उसने कभी सगे सौतेले का फ़र्क नहीं किया। मगर इन लोगों ने हमेशा उसको सौतेली होने का ताना मारा था। तभी उसको उसकी सौतेली माँ उसके कमरे में आई। उठ जाओ तुम, अब क्या तुम्हारा शाही इस्तकबाल करना होगा कि शहजादी हुरैन उठ जाए? हद हो गई, उठो नाश्ता बनाओ, फिर बोलोगी मैं लेट हो रही हूँ। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। आई बड़ी हुरैन बस उनको देखती रह गई और ठंडी आह भरकर फ्रेश होने चली गई। ये तो इनका रोज़ का मामूल था। अब तो वो इन सब की आदी हो चुकी थी। क्या उसकी ज़िंदगी में यही सब लिखा था? क्या वो कभी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार पाएगी? उसने अपनी सोचों को परे झटका और जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता बनाने चली गई। उसे मालूम था अगर नाश्ता वक्त पर ना मिला तो उसको और सुनने को मिलेगा और वो यूनिवर्सिटी से भी लेट हो जाएगी, जो वो आज बिल्कुल नहीं चाहती थी। आज उसका लास्ट प्रैक्टिकल पेपर था जो हर हाल में उसको देना था, वरना इम्तिहान में उसके नंबर कट सकते थे। अस्सलाम वालेकुम सर। दोनों कमरे में दाखिल होने के साथ अदब से सैल्यूट करते बोले, वालेकुम सलाम जवानों, क्या हाल है? कैप्टन शाहजर और कैप्टन जबरान। अल्लाह का शुक्र है सर। इस बार भी दोनों ने बाहम आवाज़ से जवाब दिया। आज मैंने आपको किसी और काम से बुलाया है, उम्मीद है इनकार सुनने को नहीं मिलेगा। उनका कहना था कि जबरान बोल पड़ा, सर आप मेजर सिकंदर शाह हमसे दरख्वास्त कर रहे हैं, जर मुझे संभालना, मैं बेहोशी ना हो जाऊं। जबरान की बात सुनकर इन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कैप्टन जबरान सिकंदर शाह, आप कभी सीरियस भी हो जाया करें। मेजर की बात सुनकर जबरान ने बुरा सा मुंह बनाया और बोला, कभी तो बाप वाला रोल कर लें, हर वक्त सर बने रहते हैं। हफ्ता हो गया है यहाँ आए, मगर मचाला जो बाप बने हों। पता नहीं मेरी बेचारी माँ कैसे आपके साथ गुजारा करती हैं। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेजर बोल पड़े, बस करो यार, बात तो सुन लेते, तुम लोगों को छुट्टी ही देने वाला था। मेजर की बात सुनकर दोनों ही खुश हुए थे और अब आराम से उनके सामने बैठे हुए थे। मेजर सिकंदर शाह आर्मी के काबिल अफसरों में से थे और इन्हीं की ख्वाहिश पर उनका बेटा जबरान सिकंदर शाह आर्मी का हिस्सा बन गया था। उन्होंने कभी उसकी सिफारिश नहीं की बल्कि उसके साथ सख्त सलूक किया, मगर मजाल है जबरान कभी सीरियस होता। जबरान जितना खुश मिजाज था काम के वक्त उतना ही संजीदा होता। जबरान ही की बदौलत सिकंदर शाह कैप्टन शाहजर को जानते थे। PMA से ही दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। अच्छा अब मेरी बात सुनो, 14 अगस्त को एक यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हो रहा है और उसमें तुम दोनों को जाना है। तुम लोगों के साथ और भी अफसरान होंगे। ये प्रोग्राम बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसलिए इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आर्मी को दी गई है। तुम दोनों हॉल में ही नज़र रखोगे, बाकी तुम लोग देख लेना और मैं
कुछ और अफसरान के साथ वहाँ चीफ गेस्ट होगा। वहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है। उसके बाद तुम लोग अपने अपने घर जा सकते हो। दोनों ने बड़ी तवज्जो से उनकी बात सुनी और एक आवाज़ होकर बोले, जी सर, हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। हुरैन नाश्ता बनाते वक्त लेट हो गई और अब जब क्लास शुरू होने से 5 मिनट पहले पहुंच गई तो उसकी जान में जान आई। बगैर किसी से बात किए वो अपनी सीट पर गई तो कुछ देर में पेपर भी शुरू हो गया। जब पेपर देने के बाद वो क्लासरूम से बाहर आई तो इधर उधर देखने लगी। फिर कुछ सोचते हुए वो कैंटीन की तरफ बढ़ी और उसके ऐन मुताबिक वो उसको कैंटीन में ही मिली। हुरैन सर नफी में हिलाते उसके पास गई और हाथ में थामी किताब उसके सर पर दे मारी। उफ, फूड सर तोड़ दिया मेरा, कुछ लिहाज ही कर लिया करो यार। कुछ दिनों में मैं दुल्हन बनने वाली हूँ, कोई दुल्हन पर ऐसा जुल्म करता है क्या? ये थी हानिया माजिद, हुरैन के बचपन की दोस्त और हमराज। दोनों एक दूसरे के बारे में सब जानते थे जितना उनके घर वाले भी उनको नहीं जानते होंगे। हानि की बच्ची, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, तुम्हें खाने के अलावा कुछ सोचता भी है? हूर की बात पर हानि शर्माने की बेकार एक्टिंग करते बोली, उफ हूर, अभी तो मेरा निकाह भी नहीं हुआ और तुम बच्ची की बात करती हो। और जहाँ तक बात है सोचने की, तो मैं सोचती हूँ ना अपने सर के साईं को। तुम मरो, मैं जा रही हूँ। हूर इतना कहकर जाने लगी तो हानिया ने फौरन उसका हाथ पकड़कर उसको अपने पास बिठा लिया और बोली, अच्छा माफ़ कर दो, अब कुछ नहीं बोलती। हूर भी बैठ गई थी। हूर, मुझे बताओ शाह भाई आगे क्या? हानि की बात पर हूर की आंखें फिर पानी से भर आईं और हूर को देखकर हानिया समझ गई इस बार भी इंतजार उसका मुकद्दर था। हूर भराई आवाज़ में बोली, इंसान 2 चीज़ों में बेबस होता है, एक गम भूलने में और दूसरा खुशियाँ खरीदने में। हूर को देखकर हानिया को उस पर अफसोस होता। बचपन से लेकर आज तक उसने कितनी मुसीबतों का सामना किया, पता नहीं कब उसकी ज़िंदगी भी नॉर्मल होगी। हानिया ने दिल से दुआ की थी, या अल्लाह हूर की ज़िंदगी आसान कर दे, उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। शाहजर और जबरान ऑफिस से निकलते ही बाहर बने छोटे से गार्डन में आ गए। जबरान कुछ देर खामोशी से शाहजर के साथ चलता रहा, फिर तंग आकर बोल पड़ा, क्या है जर, कुछ मुंह से बोल भी क्यों? उदास मूडत बना पड़ा है। शाहजर पास बने बेंच पर बैठ गया और बोला, सोच रहा हूँ नैन को बताऊँ या नहीं। अगर फिर किसी वजह से ना जा पाया तो उसका दिल टूट जाएगा। जबरान उसकी हालत समझ सकता था इसलिए बोला, तो इसको तू ना बता, बल्कि उसको सरप्राइज दे, जाकर खुश हो जाएगी और अपनी इस आर्मी में आने का बताएगा। कब तूने घर में कैसे किसी को नहीं बताया? 4 साल हो गए हैं अब तो घर में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर नैन को बताया तो वो परेशान हो जाएगी। जैसे तेरी मर्जी। जबरान बस इतना ही बोल पाया। हानिया अभी कुछ कहती कि एक स्टूडेंट ने आकर बताया कि हुरैन को प्रिंसिपल बुला रहे हैं। हुरैन जानती थी उसको क्यों बुलाया जा रहा है, इसलिए हानिया को जानने का कहते खुद प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ गई। हुरैन पूरी यूनिवर्सिटी में उर्दू स्पीच की बेहतरीन स्टूडेंट थी और कई मुकाबले जीत चुकी थी और अब भी जश्न आज़ादी के मौका पर मुनक्किद प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए सब उसको मना रहे थे, मगर वो मान नहीं रही थी। इस सिलसिले में प्रिंसिपल सर उसको बुला रहे थे। हुरैन दरवाज़ा खटकने और इजाज़त देने के बाद कमरे में आई। सर, आपने मुझे बुलाया था? जी। हुरैन, बैठो। आप क्यों प्रोग्राम में शिरकत करने से मना कर रही हैं? हुरैन ने प्रिंसिपल की तरफ देखा और बोली, सर आप किसी और को कह दें, मैं इस बार नहीं करना चाहती। प्रिंसिपल फिर बोले, हुरैन बेटा मेरी मानो, आप इसमें तकरीर करो, वहाँ आर्मी के बड़े अफसरान भी शिरकत करेंगे और ये हमारी यूनिवर्सिटी के नाम का सवाल है। हुरैन मना ना कर पाई और मान गई, लेकिन सर मैं सिर्फ कुछ बातें बोलूँगी, प्लीज़, जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक्स सर। हुरैन घर आ गई थी और अब कल के प्रोग्राम की तैयारी कर रही थी। तैयारी के बाद उसने घर का काम मुकम्मल किया और फिर अपने कमरे में आ गई। बिस्तर लेटते ही फिर से उसको शाह की याद आई। क्यों शाह, क्यों मुझे तंग कर रहे हैं? आ जाए ना मेरे पास, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बगैर। इन्हीं सोचों में कब वो सोई उसे पता ही नहीं चला। उफ, एक तो पता नहीं मेरे इस मेजर बाप को मुझ पर तरस क्यों नहीं आता। अच्छे से जानते हैं मुझे माँ से मिलने जाना था, मगर अब ड्यूटी दो। जबरान को इस वक्त सख्त चिढ़ हो रही थी क्योंकि इस वक्त वो यूनिवर्सिटी में आने वाले हर शख्स पर नज़र रखे हुए था। शाहजर ने उसको आंखें दिखाईं और बोला, शर्म कर, इन सब की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है, अब अपना काम कर, कोई बकवास नहीं। शाहजर की डांट पर जबरान मुंह बनाकर काम पर लग गया। उसका मुंह बनाना शाहजर देख ना पाया क्योंकि इस वक्त उन्होंने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। तभी उन्हें प्रोग्राम शुरू होने की खबर मिली तो अंदर की तरफ चल पड़े। हुरैन जब से यूनिवर्सिटी आई थी उसे टेंशन हो रही थी कि वो आर्मी वालों के सामने कैसे बोल पाएगी। आर्मी उसका जुनून थी, जहां आर्मी वाले को देखती नर्वस हो जाती। अब भी उसकी यही हालत थी जब प्रिंसिपल सर ने उससे कहा, हुरैन आर्मी अफसरान भी इंसान हैं, उनको भी नॉर्मल इंसान समझो और बस अपने अंदाज में बात करना। सोचो तुम वहाँ अकेली खड़ी हो, अब जाओ, तुम्हारी बारी आने वाली है। जी सर। हुरैन अपनी बारी पर स्टेज पर आई और मारिया भी बोलना शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुरैन हूँ, आखिरी सेमेस्टर की स्टूडेंट। हुरैन की आवाज़ पर जहाँ सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए, हॉल में आते शाहजर की भी नज़र उस पर पड़ गई तो पलटना भूल गई। शाहजर को उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह नैन से मिलेगा। वो बस खामोशी से उसको सुन रहा था। सबसे पहले आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी पाकिस्तान हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है जिसमें रहते हम अपने मज़हब को तरजीह देते और इस पर अमल करते हैं।
मेरा आज का मौजू है बहैसियत फ़र्द पाकिस्तान। हम सब पाकिस्तानी हैं और फ़र्द पाकिस्तान होने की हैसियत से हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, आप सबको भी पता होंगी। तो आप ही बताएं हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। हुरैन के पूछने पर कई स्टूडेंट ने जवाब दिया। एक ने कहा अपने मुल्क की हिफाजत, तो दूसरे ने कहा मुल्क की तरक्की। कई ऐसे ही जवाब आए। हुरैन फिर से गोया हुई। आप सबने जवाब दे दिया। अब आप लोग अपनी ही बातों पर ज़रा गौर करें। क्या आज हम अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं? आर्मी तो अपना काम सरअंजाम दे रही है, मगर बहैसियत फ़र्द पाकिस्तान क्या हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ कर रहे हैं? हम वो लोग हैं जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तो मुल्क की क्या हिफाजत करेंगे? हम वो लोग हैं जो अपने ज़मीर से झूठ बोलते हैं। हम कैसे अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे? हम अगर कुछ गलत काम करने लगते हैं तो एक बार ज़मीर से आवाज़ आती है कि ये गलत है, और हम उसको सुला देते हैं कि ये हमारे फ़ायदे के लिए है। हम आज अपने ही मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। हमारी आंखों के सामने करप्शन हो रही होगी तो हम उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हमने उसको रोका तो कहीं वो हम पर ही इल्ज़ाम ना लगा दें, या अगर कोई अफसर होगा तो हमारी नौकरी ना चली जाए। बस इस डर से हम कुछ नहीं बोलते, बल्कि उसका साथ देते और ख़ुद भी फ़ायदा हासिल करते हैं, ये जानते हुए ये गलत है। आज के 14 अगस्त और इस 14 अगस्त में जब पाकिस्तान पहली बार आज़ाद हुआ था, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस वक्त लोग साझे थे, एक दूसरे के गमों को समझते थे, मगर आज लोग बांटे जा चुके हैं। कोई इलाके का तो कोई ज़ात का, इस मुल्क का कोई नहीं रहा। हमें इस बात को तस्लीम करना है कि बहैसियत फ़र्द पाकिस्तान हम कुछ नहीं कर रहे। अगर आज ये मुल्क आज़ाद है तो इसमें हमारे बुज़ुर्गों का हाथ है, हमारा नहीं। उन्होंने उसको कुर्बानियाँ देकर आज़ाद करवाया। आज भी सिर्फ आर्मी है जो उसकी हिफाजत कर रहे हैं। हम कुछ और नहीं तो इतना तो कर सकते हैं कि अपनी हिफाजत कर लें, अपने घर वालों की हिफाजत कर लें। एक ये आर्मी के नौजवान हैं जो मुल्क पर जान देने में एक सेकंड नहीं लगाते, जिनकी शहादत पर उनके घर वाले अपना सर फ़ख्र से बुलंद करते हैं और कहते हैं अगर हमारे 10 बेटे होते तो उनको भी वतन पर कुर्बान कर देते। क्या ये किसी के बाप, भाई, शौहर और बेटे नहीं? क्या इनकी कोई ज़िंदगी नहीं जो अपने मुल्क के साथ साथ हमारी भी हिफाजत करते हैं? अगर हम अपनी हिफाजत खुद करने लगें तो इनका काम आसान कर सकते हैं, मगर नहीं। हम तो समझते हैं हमारी हिफाजत उनके ज़िम्मे है। आज आज़ादी का एक नया साल शुरू हो रहा है और हमें खुद से अहद करना है कि हम कम अज़ कम अपनी हिफाजत करें और आर्मी के नौजवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर हर मुश्किल का सामना करें। शुक्रिया। हुरैन की खामोश होते ही हर तरफ तालियों का शोर मच गया। हुरैन खामोशी से अपनी निशस्त पर आ गई। तभी जबरान शाहज़र से बोला, वाह क्या बोली है, लफ्ज़ों का हुनर अच्छे से आता है उसे। शाहज़र ने उसकी तरफ देखा और बोला, मेरी नैन है ही ऐसी, और फ़ख्र से सर बुलंद किया। जबरान पहले तो उसको देखता रहा और फिर बोला, ये तेरी वो यानी नैन है? जबरान को तो यकीन नहीं आ रहा था। मेरी नैन है ये, तो जाना मिल उससे। शाहज़र ने जबरान को एक लगाई और बोला, हम इस वक्त आर्मी ऑफिसर हैं और वो ये बात नहीं जानती। जबरान को भी समझ आ गया और खामोश हो गया। यूं ही प्रोग्राम ख़त्म हो गया। आखिर में कौमी तराना पढ़ा गया तो सब अदब से खड़े हो गए, सवाई एक के वो मज़े से मोबाइल में मसरूफ़ थी। जबरान ने उसको देख लिया था। तराना ख़त्म हुआ, सब लोग जा रहे थे। हॉल तकरीबन खाली हो गया था। जबरान शाहज़र को जाने का कहकर उस लड़की की तरफ आया। जबरान का चेहरा मास्क के पीछे छुपा हुआ था। जबरान उसके पास आया। हे यू, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एशल थी। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? जी मिस, आपसे। जबरान का अंदाज सख्त था। आप खड़ी हो क्यों? एशल ने अबरू उचकाई। जबरान ने गन निकालकर उसके सामने लहराई और बोला, हम मुल्क की मुहाफिज, मुल्क की इज्जत करने वालों को सीधा ऊपर पहुंचा देते हैं और आप इन्हीं में से एक हैं। कौमी तराने के वक्त आप बैठी थी, मीन्स आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो अब आपके साथ 2 ऑप्शन हैं, या कौमी तराने को दोबारा पढ़ें या ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएं। जबरान बोलने के साथ साथ उसका चेहरा भी देख रहा था जो मरने की बात पर सफ़ेद पड़ गया था। जबरान ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। आखिर इसको सबक भी तो सिखाना था। नहीं, मैं पढ़ती हूँ, आप मुझे मत मारना। और फिर एशल ने सच में तराना पड़ा और फ़ौरन से हॉल से बाहर भागी। जबरान हंस पड़ा और चला गया। जबरान हॉल से बाहर आया तो शाहज़र को अपना मुंतज़िर पाया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो कहा था कि तुझे चला जा। तो शाहज़र बोला, तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, आजा इकट्ठे चलते हैं। दोनों बैरूनी दरवाजे की तरफ चल पड़े कि तभी हुरैन और हानिया ने इनका रास्ता रोका और बोली, सॉरी सर, हमने आपको रोका, मगर प्लीज़ जाते वक्त हमें एक ऑटोग्राफ दे दें। दोनों ही आर्मी के लिए पागल थीं। जबरान और शाह ने ऑटोग्राफ दिया, मगर शाह की नज़र बार बार हुरैन पर जा रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि नैन को बता दे कि मैं तुम्हारा शाह हूँ, मगर फ़िलहाल वो नहीं बता सकता था, इसलिए सब्र कर गया। जबरान उनके साथ बातों में लग गया। तभी शाह का फ़ोन बजा तो सुनने के लिए साइड पर हो गया। फ़ोन सुनते वक्त शाह का चेहरा एकदम संजीदा हो गया था। जबरान को कुछ गड़बड़ लगी। शाह जबरान के पास आया और बोला, हमें चलना होगा, सर का फ़ोन आया है, एक इमरजेंसी है। जबरान उदासी से बोला, यानी इस बार फिर हम घर नहीं जा पाएंगे? चलो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। किसी ने सही कहा था, हम फौजी हैं मगर बारूद से नहीं बने। ना हमारे सीनों में दिल की जगह पत्थर है, ना हमारी आंखों में पानी की जगह आग। हम एकदम तुम्हारे जैसे हैं। हमें भी जब अपनों की याद सताती है जो चैन का सांस नहीं लेने देती। हमारी सांसों में पाकिस्तान है मगर यादों में माँ बाप।
किसी की फोटो देखकर खुश होते हैं तो किसी की दुआएं सुनकर जीते हैं, लेकिन जब घर से चिट्ठी आती है तो होंठों से लगाकर रोते हैं। हमें दुआओं और मरहमों की कमी नहीं, मगर जब गोली बाजू चीर कर निकलती है तो माँ की वो फूंकें याद आती हैं और दूसरों की माँ से, उनकी औलाद जुदा होने के डर से अपनी माँ से अलग हो जाते हैं। हम सच्चे फौजी हैं जो अपने मुल्क के लिए जान देने से पहले एक सेकंड नहीं सोचते। जबरान और शाह हुरैन और हानिया की तरफ आए और बोले, अब हमें चलना होगा। शाह ने हुरैन को देखते हुए कहा, कभी कभी इंसान ऐसी मजबूरी में फंस जाता है कि अपने वादे निभा नहीं पाता, मगर हमें चाहिए हम उनको माफ़ कर दें। क्या पता उनकी ज़िंदगी कितनी लिखी हो। हुरैन को शाहजर की बात अजीब लगेगी, मगर फिर भी सर झटककर उन दोनों को जाते देखने लगी। हुरैन को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये क्यों कहा, और फिर हानिया के बाजू हिलाने पर होश में आई और उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। हुर, मेरा कल निकाह है, तुम मेरे साथ आज घर चलो, आज रात मेरे ही घर रहना। हुरैन ने हानिया को देखा और बोली, जैसे तो तुम जानती नहीं हो ना मेरे घर में क्या हालात हैं, फिर भी तुम कह रही हो कि रात रुकूं। नहीं, मैं नहीं रुक सकती, सुबह आ जाऊंगी। हानिया ने बुरा सा मुंह बनाया और बोली, ठीक है, मगर तुम मेरा दिया हुआ ही ड्रेस पहनोगी, इस बात पर मैं तुम्हारी नहीं मानूंगी। अच्छा ठीक है, अब मुझे घर जाने दो। और दोनों मिलकर अपने अपने रास्ते पर चल पड़ी। दूसरी तरफ ईशा हॉल से बाहर निकलते ही बगैर किसी से मिले घर चली आई और आते ही कमरे में बंद हो गई। आज से पहले उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। ना जाने वो शख्स कौन था, मगर वो सच में डर गई थी। वो एक फौजी था और उसके साथ कुछ भी कर सकता था। उसने कहा था कि मुल्क की कदर ना करने वालों को वो जिंदा नहीं छोड़ता। ईशल उसका चेहरा नहीं देख पाई क्योंकि वो मास्क से ढका हुआ था। ईशल को बचपन से ही फौजियों और गन से डर लगता था। वो सोच चुकी थी आइंदा किसी फंक्शन में नहीं जाएगी जहाँ आर्मी हो, और फ्रेश होकर सोने लेट गई। हुरैन घर आते ही फ्रेश हुई और घर के कामों में लग गई कि वो जानती थी अगर घर के काम ना किए तो फिर उस पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी जाएगी। और अभी तो उसको वैसे भी कल हानिया की निकाह में जाने के लिए इजाज़त लेनी थी, जो कि वो जानती थी कि कई बातें सुनने के बाद मिलेगी। रात तक हुरैन बहुत थक चुकी थी और उसका पूरा बदन दर्द कर रहा था। उसका दिल चाहा कि वो सुकून से सो जाए और कल हानिया के निकाह में भी ना जाए, मगर फिर दोस्ती का ख्याल करके जाना था, इसीलिए फिलहाल आराम करने लेट गई कि सुबह की सुबह देखी जाएगी। हुरैन की इजाज़त इस शर्त पर मिली थी कि पहले सुबह वो सारे काम करके जाएगी, इसलिए सुबह भी उसे जल्दी उठना था, तो वो सब कुछ भूलकर लेट गई। सुबह होते ही हुर ने सारा काम खत्म किया और फटाफट इजाज़त देकर हानिया के घर की तरफ रवाना हो गई। हानिया ने ड्राइवर भेज दिया था, जिसकी वजह से वो उसी की गाड़ी में आई और अब गाड़ी उनके घर के पोर्च में आ रुकी थी। हुर के लिए ये घर अनजाना नहीं था। वो बचपन से यहाँ आती थी, दोनों बचपन की दोस्त थीं और बचपन से एक दूसरे के घर भी आना जाना था। हुर के घर के हालात हानिया को पता थे, इसलिए हमेशा वो हुर को अपने पास बुला लेती। और सिर्फ हानिया के माँ बाप ही नहीं, बल्कि हर कोई हुर को अच्छे से जानते थे और हानिया के माँ हुर की माँ की दोस्त भी थी, इसलिए उनके कहने पर हुरैन हानिया के माँ बाप को हानिया की तरह मम्मा बाबा कहती। हुर अंदर की तरफ बढ़ गई। हर कोई अपने काम में लगा हुआ था। लाउंज में ही हानिया की मामा उसे नजर आ गई। वो उनकी तरफ बढ़ी और सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम मामा। हानिया की मामा पीछे मुड़ी तो हुर को देखकर खुशी से मिली और बोली, वालेकुम सलाम बेटा, ये क्या बात हुई, आप अब आ रही हैं? आपकी दोस्त और बहन निकाह है, बहन की भी कोई जिम्मेदारियां होती हैं, उनका नाराज़गी से कहना हुरैन को हंसने पर मजबूर कर गया। मम्मा सॉरी, पर आप जानती हैं सब, लेकिन मैं वादा करती हूँ शादी पर एक हफ्ता पहले आ जाऊँगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, मामी इसकी बातों में ना आइएगा, इस वक्त फिर उसके पास कोई ना कोई बहाना होगा। अभी देखने एक हफ्ता हो गया है मुझे आए, मगर मजाल है जो ये मुझसे मिलने आई हो। वैसे तो भाई कहती है बहन ऐसी होती है जो हफ्ते बाद भाई से मिलने आए। हुर ने उसको देखा और बोली, भाई ऐसे नहीं होते, वो खुद बहन से मिलने आ जाते हैं। हुर की आवाज़ भर आई थी। तभी हानिया वहाँ आई और आते ही शुरू हो गई, ज़रार आपकी हिम्मत कैसे हुई हुर को रुलाने की? इतना ही उसका ख्याल होता तो खुद मिल आते ना। हानिया हुर को साथ लगाए ज़रार की क्लास लेने में मसरूफ़ हो गई थी। ज़रार हानिया की फूफो का बेटा था। हानिया के वालिद की एक ही बहन थी और हानिया की वालदा अपने वालिदैन की एक ही बेटी थी। ऊपर से हानिया की फूफो का भी एक ही बेटा था, ज़रार अहमद। ज़रार के वालिद का कुछ सालों पहले एक्सीडेंट की वजह से इंतकाल हो गया था और तब से वो लोग इधर ही रहते थे। ज़रार का कनाडा में अपना बिजनेस था और वो अक्सर मुल्क से बाहर रहता था। ज़रार शुरू से ही हानिया को पसंद करता और हानिया भी इन दोनों की पसंदगी देख इनके वालिदैन ने इनका रिश्ता तय कर दिया और अब ज़रार के कहने पर उनका निकाह किया जा रहा था। ज़रार का कहना था कि जब हानिया ने आगे पढ़ना नहीं है तो शादी कर दें, मगर सब ने सिर्फ निकाह के लिए रजामंदी जाहिर की, इसलिए सिर्फ निकाह हो रहा था। हानिया तो साफ कह चुकी थी जो मर्जी करने, अब वो आगे नहीं पढ़ेगी। ज़रार बेचारा तो बुरा फंस गया था। अच्छा सॉरी, मेरी गलती है, मेरे जुड़े हाथ देखो, तौबा है मेरी जो अगली बार कुछ बोला तो। और हुरैन मेरी बहन है, मैं जो मर्जी कहूँ ये मेरा और उसका मामला है। और तुम हानिया शर्म करो, मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ और तुम मुझे ही डांट रही हो, कमाल है। ज़रार तो कहता ही भाग गया, जानता जो था कि अब हानिया उसको छोड़ना नहीं है। हानिया ने मुंह बनाकर हुर की तरफ देखा जो खड़ी हंस रही थी। तुम दांत निकाल लो, जा रही हूँ मैं, खबरदार जो मुझसे बात करने की कोशिश की तो। हानिया ऊपर अपने कमरे की तरफ गई तो हुरैन भी उसके पीछे गई, जानती थी अब उसको मनाना पड़ेगा।
निकाह का फंक्शन शाम में था, इसलिए दोपहर को खाने के बाद हानिया और हुरैन पार्लर चली गईं। शाम को ड्राइवर उनको लेने आ गया था। फंक्शन हॉल में था, इसलिए वो दोनों सीधा हॉल में गईं। हानिया को ब्राइडल रूम में लाकर जब हुरैन ने हानिया पर से चादर हटाई तो हुरैन के मुंह से माशाल्लाह निकला। हानिया वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। पीच कलर की कामदार लॉन्ग मैक्सी और उस पर निकाह की मुनासबत से हल्का मेकअप और माथे पर लगी बिंदिया इस पर और नूर बरसा रही थी। हुरैन शरारत से बोली, हानिया आज तो जरार भाई गए काम से। हानिया हुरैन को घूरने लगी, मगर हुरैन की शरारतें उसको शर्माने पर मजबूर कर गईं। हुरैन भी किसी से कम नहीं लग रही थी। ग्रीन कामदार फ्रॉक जो हानिया की पसंद का था, उस पर हल्का मेकअप और ज्वेलरी के नाम पर कानों में बूंदे पहने हुए थे। वो किसी को भी अपनी तरफ माइल कर सकती थी। तभी हानिया की वालदा अंदर आई और निकाह ख्वाह के आने का बताया। थोड़ी देर बाद हानिया के वालिद का निकाह ख्वाह के साथ अंदर आए और हानिया अपने वालिद को देख अपने आंसुओं पर काबू ना पा सकी। लम्हों में वो हानिया रहमान से हानिया जरार अहमद बन गई। कुछ देर बाद हानिया को स्टेज पर जरार के साथ बिठा दिया गया। हुरैन हानिया के साथ थी, तभी जरार ने हुरैन को मुखातिब किया। हुरैन शाह से कोई राब्ता हुआ? जरार की बात पर हुरैन उदास हो गई और सिर्फ नफ़ी में सर हिलाया। जरार ने समझकर बोला, इसको ज़रूर कोई काम होगा जिसकी वजह से नहीं आया। तुम परेशान ना हो, सब ठीक होगा। हुरैन मैं आती हूँ कहकर स्टेज से नीचे चली गई। हुरैन के जाते ही जरार हानिया की तरफ मुतवज्जो हुआ और बोला, तो मिसेस हानिया जरार अहमद बनकर कैसा लग रहा है? हानिया जो जरार को जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहती थी, आज उससे बोला ही नहीं जा रहा था। जरार ने एक मरतबा फिर उसके कान में सरगोशी की, आज रात में आऊँगा तुम्हें निकाह का तोहफा देने, चेंज मत करना। जरार इतना कहते किसी से मिलने चला गया और हानिया रात का सोचकर सुर्ख पड़ गई थी। जरार सीधा स्टेज से मेन गेट की तरफ बढ़ा, जहां से एक खोबरू शख्स अंदर आ रहा था। जरार उससे बगलगिर हुआ और मसनूई नाराजगी से बोला, अब भी नहीं आना था, फंक्शन ख़त्म होने देते। वो शख्स बोला, कहते हो तो वापस चला जाता हूँ। जरार जानता था वो अपनी बात का बहुत पक्का है, इसलिए फ़ौरन बोला, नहीं यार मैं तो मजाक कर रहा था, आज तुझे अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। जरार उसको लेकर अपनी फैमिली की तरफ बढ़ा। हर किसी की नज़रें उस शख्स पर ठहर गई थीं। ऊंचा लंबा कद, भूरी आंखें, सफ़ेद रंगत, जबकि चेहरा मास्क से ढांपा हुआ था, लेकिन हर कोई यकीन से कह सकता था कि ये खूबसूरती का शाहकार है। जरार ने सबसे उसका दोस्त की हैसियत से तारुफ करवाया था। दूसरी तरफ हुरैन हानिया और अपने बाकी यूनिवर्सिटी फेलो के साथ थी। तभी उनकी दोस्तों में से एक ने हुरैन को मुखातिब किया और बोली, हुरैन तुम बताओ तुम्हें कैसा शख्स अपनी ज़िंदगी में चाहिए? हुरैन बोली, मैंने एक जगह पढ़ा था, बीवी के साथ कभी मर्द ना बनो, मर्द उकता जाता है। बीवी के साथ कभी शौहर भी ना बनो कि अना बेच में आ जाती है। बीवी के साथ हमेशा दोस्त बनो, जिससे दोनों एक दूसरे से सारी बातें कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें। बस मुझे भी एक ऐसा शख्स चाहिए जो मुझे समझे, मेरी फ़िक्र करे, सबसे बढ़कर मेरी इज्जत करे। इतना कहकर हुरैन बोली, मैं अभी आती हूँ। स्टेज से उतरते ही ब्राइडल रूम की तरफ गई, वहाँ से अपना सामान उठाया और घर जाने के लिए निकलने लगी। वो हानिया के वालिदैन के पास इजाज़त तलब करने आई थी। मामा बाबा मुझे घर जाना होगा, काफ़ी देर हो गई है, आप जानते हैं अगर ना गई तो मसला बन जाएगा, मैं बस निकलती हूँ। हानिया के वालिद फ़ौरन से बोले, बच्चे थोड़ी देर रुक जाओ, फिर हम तुम्हें खुद ड्रॉप कर देंगे, वैसे भी अंधेरा होने वाला है, तुम अकेली कैसे जाओगी? नहीं बाबा मैं चली जाऊँगी, वैसे भी घर से फ़ोन आ रहे हैं, आप लोग मेहमानों के साथ बिज़ी हैं, मैं चली जाऊँगी टैक्सी लेकर। ठीक है बच्चे, जब घर पहुंच जाओ तो हमें इन्फॉर्म कर देना। जी ठीक है, मगर मैंने हानिया को नहीं बताया, वरना मुझे जाने नहीं देती। बाद में आप लोग उसे बताइएगा और मेरी तरफ से सॉरी भी कर लीजिएगा। मैं कल आने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। जी। हुरैन हॉल से बाहर आ गई थी और बाहर अंधेरा भी होने लगा था। इस वक्त वो अकेले जाना मुनासिब ना समझती, मगर घर से फ़ोन आ रहा था और वो जानती थी अगर वो ना जाती या लेट हो जाती तो घर में जो तमाशा बना था वो उसी को झेलना था। इसीलिए वो अपने डर पर काबू पाते निकल पड़ी। इधर उसने किसी टैक्सी की तलाश में नज़र दौड़ाई, मगर जब कोई नज़र ना आई तो पैदल चलना शुरू हो गई। उसकी सोचें भटक भटक कर शाह की तरफ जा रही थीं। क्या वाकई शाह उसको भूल गया था? वो अपने काम में इतना मसरूफ़ हो गया था कि वो याद ही नहीं रही थी। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो उसकी हर छोटी बात पर उसके लिए स्टैंड लेता, उसके लिए अपने घर वालों से भी लड़ जाता। अब जब उसको उसकी ज़रूरत थी तो वो था ही नहीं और उसने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। आज पूरे 3 महीने हो गए उसे उसका कोई कांटेक्ट नहीं था। हुरैन अपनी सोचों में डूबी हुई थी। जब किसी की आवाज़ आई वो फ़ौरन पीछे मुड़ी। उसकी छोटी हिस्स उसे इशारा दे रही थी कि कुछ गलत होने वाला है। पीछे 4-5 आवारा लड़के खड़े थे। हुरैन उनको देखकर बगैर सोचे समझे आगे की तरफ भागने लगी। इस वक्त उसके लिए अपनी जान बचाना ज़्यादा अहम था। वो लड़के हुरैन का इरादा समझ गए थे, इसलिए हुरैन के पीछे भागे और उनमें से एक लड़के ने हुरैन का बाजू पकड़ कर उसे रोका। बाजू पकड़ने के चक्कर में हुरैन की बाजू फट चुकी थी।
हुरैन तड़प उठी। बेशक हुरैन पर्दा नहीं करती थी, मगर उसने अब तक की जिंदगी में किसी नामहरम को अपने आप को हाथ तक लगाने ना दिया था, तो अब कैसे बर्दाश्त करती। हुरैन फौरन बोली, प्लीज़ छोड़ दें मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दें। इनमें से एक लड़का बोला, अरे ऐसे ही जाने दें, अभी तो हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं, थोड़ा मज़ा तो कर लेने दो, फिर तुम्हें खुद छोड़ आएंगे जहाँ कहोगी। हुरैन की अब सही मैनों में जान हवा हुई थी। नहीं प्लीज़ मुझे जाने दें, मैंने कुछ नहीं किया। तभी एक लड़का आगे आया और अपने हाथ की उंगलियों से हुरैन का गाल छुआ। उस लड़की को पहले मैंने देखा था, तो पहले मज़े मैं करूँगा, उसके बाद तुम लोग ले लेना। हुरैन में ना जाने कैसी हिम्मत आई थी कि वो उस लड़के के मुंह पर थप्पड़ मार गई, मगर अब उस लड़के के बदलते तासरात देखकर हुरैन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि इस वक्त उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मगर अब तो जो होना था वो हो गया। उस लड़के ने हुरैन के बाल जकड़े और बोला, साली मुझे मारने आई है, बड़े पर निकल आए हैं तेरे, सारे पर तो मैं काटूंगा। वो लड़के हुरैन को घसीटते हुए अपनी गाड़ी के पास ले जाने लगे। हुरैन ने दिल में दुआ की, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, तू तो अपने बंदे को इतना ही आजमाता है जितना वो बर्दाश्त कर सकता हो। मुझ में और हिम्मत नहीं रही, मैं अपनी इज्जत पर कोई हर्फ आने नहीं दे सकती, या अल्लाह मेरी मदद कर। कहते हैं खुदा अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, और फिर वो अपने बंदों की इल्तिजा कैसे ना सुनता। उसी वक्त एक गाड़ी इन लड़कों के सामने आकर रुकी और एक शख्स बाहर आया। उस शख्स को देखकर सब लड़के कुछ वक्त के लिए मुजस्समा बन गए। उस शख्स की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी जो अगले बंदे को ठटकने पर मजबूर कर दे। लंबा कद, सफ़ेद कुर्ता शलवार पहने, भूरी आंखें, कांधों पर स्याह चादर लिए वो खूबसूरती का मुजस्समा लग रहा था। वो शख्स लड़कों के पास आया और बोला, इस लड़की को छोड़ दो। वो लड़के 2 मिनट के रुके और फिर बोले, अगर तुझे भी चाहिए तो हम वक्त गुजारने के बाद तुझे भी दे देंगे, तेरे हिस्से भी आ जाएगी, मगर इस वक्त तेरे लिए यही बेहतर है कि तू यहाँ से चला जा। वो शख्स फिर बोला, मैंने कहा ना, इस लड़की को छोड़ दो, वरना इसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम सब खुद होगे। उन लड़कों ने इस शख्स की बात पर कहका लगाया और बोले, क्या कर लेगा तू, हमें भी तो दिखा। उस शख्स ने अपने सामने खड़े लड़के के मुंह पर एक मुक्का मारा। बाकी लड़के भी हुरैन को छोड़कर उस शख्स की तरफ बढ़े। अब सीन ये था कि वो शख्स इन लड़कों को मार मार कर कचूमर निकाल रहा था और हुरैन एक तरफ खड़े होकर ये सब तमाशा देख रही थी। वो सब लड़के अपनी जान बचाकर भाग निकले। अब सड़क पर सिर्फ नूर और वो शख्स खड़े थे। वो शख्स नूर की तरफ बढ़ा तो डर के मारे 2 कदम पीछे हो गई। वो शख्स बोला, डरे नहीं, आप जो भी हैं मैं आपको नहीं जानता, मगर मैं आपको बाहिफाजत घर पहुंचा सकता हूं। हुरैन फौरन बोली, नहीं मैं चली जाऊंगी, आपका शुक्रिया, आपने मुझे बचाया। वो शख्स उसकी तरफ देखते हुए बोला, जैसे अभी जा रही थी वैसे ही जाएंगी, मुझ पर यकीन करें, मैं आपकी हिफाजत से घर पहुंचा दूंगा, मेरा इरादा गलत नहीं है। उस शख्स ने अपनी चादर उतारकर हुरैन की तरफ बढ़ाई तो हुरैन ने अपनी हालत पर गौर किया। फटी बाजू, बिखरे बाल और ही कहानी सुना रहे थे। हुरैन ने चादर लेकर खुद को ढांपा और उस शख्स पर भरोसा करके उसके साथ चल पड़ी। हुरैन उसको नहीं जानती थी, हत्ता कि वो उसका नाम भी नहीं जानती थी। चेहरा तो वैसे भी इस शख्स ने रुमाल से ढांप रखा था, मगर हुरैन को उसकी आंखों में कोई हवस नजर ना आई। उसकी आंखों में एहतराम था, और मर्द वही होता है जो औरत की इज्जत करना जानता हो। हुरैन जिंदगी में पहली बार किसी अनजान शख्स के साथ सफ़र कर रही थी, वरना हमेशा वो हानिया या शाह के साथ ही करती। इस वक्त हुरैन के जहन में बहुत सारे सवालात गर्दिश कर रहे थे। क्या उसने सही किया एक अनजान के साथ आते? मगर बेशक वो अनजान था, मगर उसने उसकी इज्जत भी बचाई और हुरैन को उसकी नीयत भी ख़राब नहीं लगी। उसने एक मर्तबा भी हुरैन की तरफ नहीं देखा। हुरैन को ना जाने क्यों उस शख्स के साथ तहफ़्फ़ुज़ महसूस हुआ। हुरैन अपनी सोचों में थी कि उस शख्स के पुकारने की वजह आई। हुरैन हड़बड़ाकर उस शख्स की तरफ मुतवज्जो हुई जिसका अभी तक वो नाम भी नहीं जानती थी। जी मोहतरमा, अपने घर का एड्रेस तो बताएं। उस शख्स ने एक नज़र हुरैन को देखा और फिर सड़क पर नज़रें जमा ली। हुरैन ने एक ही सांस में एड्रेस बता दिया और फिर खामोश हो गई। इस पूरे सफ़र में उसके बाद इन दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। हुरैन ने देखा कि गाड़ी उनके घर की कॉलोनी के पास पहुंची तो उसने उस शख्स को मुखातिब किया और बोली, आप मुझे यहीं उतार दें, मैं आगे चली जाऊंगी। तो वो शख्स हुरैन की तरफ देखकर बोला, आप मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बाहिफाजत घर पहुंचा कर रहूँगा और उसके बाद आगे आपकी मर्जी। तो हुरैन फ़ौरन बोली, नहीं प्लीज़ आप मुझे यहीं उतार दें, अगर किसी ने आपको देख लिया तो बहुत हंगामा होगा, जो मैं नहीं चाहती। आप यहाँ से चले जाओ, मुझे यहीं पर उतार दें। मगर वो शख्स ढीठ बना रहा और हुरैन को घर के सामने उतारा। अभी उसने गाड़ी रोकी ही थी कि उनके घर का दरवाज़ा खुला और उसकी सौतेली माँ बाहर निकली और हुरैन को एक शख्स के साथ देखकर उनके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई, जो हुरैन और उस शख्स की नज़रों से न बच सकी। हुरैन फ़ौरन गाड़ी से नीचे उतरी और उस शख्स को जाने का बोला, मगर तब तक शायद देर हो चुकी थी। वो औरत जो कहने को उसकी माँ लगती थी, उसने शोर करके पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया और इन पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। हुरैन सब बर्दाश्त कर सकती थी, मगर अपनी ज़ात पर उठने वाले गलत इल्ज़ामात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हुरैन इन सवालात के जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार करने लगी, मगर तभी उसका बाप बाहर आया
और बाहर का मंजर देखे बगैर, कुछ जाने बगैर हुरैन के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। हुरैन अपनी सफाई में कुछ बोलने लगी थी, बाप के थप्पड़ पर मुंह पर कुफर लगा लिया और अपने आप से वादा किया कि अपनी सफाई नहीं देगी। बहुत बर्दाश्त करनी उनकी सख्ती, और बचपन से आज तक हुरैन हमेशा सही होकर भी गलत कहलाई और गलतियों की सजा भुगतती जो उसने कभी की ही नहीं थी। हमेशा वो बर्दाश्त कर जाती, मगर आज सवाल उसकी ज़ात पर उठा था, उसके किरदार पर उठा था। वो आज अपनी सफाई में कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो जानती थी जितना मर्जी कर ले, लेकिन इन लोगों ने गलत उसे ही ठहराना था। उसे अफसोस तो इस बात का था कि उसका अपना सगा बाप उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि वो अपनी बेटी से पूछ ले कि तुम इस वक्त रात को इस शख्स के साथ क्यों आई हो, ऐसी क्या मजबूरी थी। मगर उसने तो बगैर कुछ सोचे समझे उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। इन सबको हुरैन के किरदार पर कीचड़ उछालने पर सुकून ना मिला तो उस शख्स पर चढ़ दौड़े जिसने हुरैन की इज्जत बचाई थी। वो शख्स कुछ ना बोला और एक नज़र हुरैन को देखा। जो हुरैन की बर्दाश्त खत्म हो गई थी, वो अपनी किरदार कशी करने पर तो खामोश रही, मगर उस शख्स कि जिसने हुरैन की इज्जत बचाई थी उसके किरदार पर कीचड़ उछालने नहीं दे सकती थी। हुरैन फौरन बोली, बस कर दिया आप सब, और कितना तमाशा लगाएंगे। बचपन से लेकर आज तक आप लोगों की बातें बर्दाश्त करती आई हूँ, मगर एक मरतबा भी आप लोगों ने पूछा कि मैं इस शख्स के साथ क्यों आई हूँ? ऐसी क्या मजबूरी ठहरी जो मैं अनजान शख्स के साथ आई हूँ? अरे इस शख्स ने तो मेरी इज्जत बचाई है। अगर आज ये ना होता तो आज मैं अपनी इज्जत से हाथ धो बैठी होती। आप लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना सिर्फ तमाशा लगाना आता है। बस घर जाएं आप लोग, बहुत सुन ली मैंने आप लोगों की बातें, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। हुरैन रोते हुए चीख रही थी। हुरैन पीछे मुड़ी और उस शख्स से मुखातिब हुई, आप ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखें प्लीज़, खुदा के लिए यहाँ से चले जाएँ, मेरे लिए मुश्किलात पैदा ना करें। आपका एहसान है जो आपने मेरी इज्जत बचाई, मगर यहाँ कोई आपका यह एहसान नहीं समझेगा। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी और मुश्किल ना बनाए, प्लीज़ चले जाएँ यहाँ से। हुरैन उस शख्स को जाने का कह रही थी, जो हुरैन की हालत देखकर जाने के लिए पलटा, मगर आवाज़ पर रुक गया। अरे अपने आशिक को कहाँ भेज रही हो? अपना मुंह काला करके आ गई हो और अब अपने आशिक को बचाने के लिए उसकी मिन्नतें कर रही हो। बहुत खूब, तुम जैसी लड़कियां यही काम कर सकती हैं। अरे मैंने तो कहा था मेरे भाई से उसका निकाह कर दो, मगर तुमने तो सुनी ही नहीं और दो उसको छूट। मैं ना कहती थी एक दिन ये सब हम सब का मुंह काला करवा कर रहेगी, मगर नहीं, तुम तो सुनते कहाँ थे। अब भी वक्त है, मेरे भाई से इसका निकाह करो और अपनी इज्जत बचा लो, वरना उसने तो पूरे मोहल्ले में हमें कहीं मुंह दिखाने जोगा नहीं छोड़ा। हुरैन ने इस औरत को देखा जो बेशक उसकी सौतेली माँ थी, लेकिन थी तो एक औरत ही ना जो दूसरी औरत पर कीचड़ उछाल रही थी। वो तो पहले ही हुरैन को नापसंद करती थी, अब तो उसके पास मौका था हूर को घर से बेदखल करने का। फिर वो ये मौका कैसे जाने देती? और जिस भाई की वो बात कर रही थी वो बूढ़ा हुरैन जितने 2 बच्चों के बाप था, जो अब हुरैन के पीछे पड़ा था। पहले तो उसकी सौतेली माँ अपने भाई से हुरैन का निकाह नहीं करवा सकी कि शाह बीच में आ गया था और उसने मना कर दिया था कि हुरैन के साथ कोई ऐसी हरकत नहीं होगी, और ख़ुद हुरैन का मुहाफिज बना था। मगर अब जब शाह यहाँ मौजूद ना था तो उनको रोकने वाला कोई नहीं था। वो चाहती थी हुरैन उन सब से दूर चली जाए, मगर हुरैन कभी उस शख्स से निकाह नहीं करेगी। वो शख्स जो हुरैन के साथ आया था यहाँ सब तमाशा देख रहा था। वो कुछ बोलने ही लगा था कि हुरैन उससे मुखातिब हुई, आप अभी तक यहीं हैं, मैंने आपसे कहा ना, आप प्लीज़ जाएँ, आप यहाँ से मेरे लिए मुश्किलात पैदा मत करें। वो शख्स हुरैन को एक नज़र देखने के बाद गाड़ी में बैठा और वहाँ से चला गया। पीछे लोगों को बातें करने का और मौका मिल गया। हुरैन के वालिद ने अपने मोहल्ले के लड़के को बुलाया और मौलवी साहब को बुलाने को कहा। फिर अपनी बीवी के भाई से मुखातिब हुए, आमिर, निकाह की तैयारी करो, निकाह अभी होगा और इस मनहूसियत को ले जाओ अपने साथ, हम इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। हुरैन ने कुछ बोलना चाहा तो उन्होंने हाथ के इशारे से बोलने से रोक दिया और ख़ुद बोले, अगर तुमने ज़िंदगी में कभी मुझे अपना बाप माना है तो खामोशी से निकाह करोगी, वरना मेरा मरा मुंह देखोगी। हुरैन क्या बोलती, खामोश हो गई। और उस वक्त हुरैन को शाह की शिद्दत से याद आ रही थी, काश उसको छोड़कर ना जाता। मुहाफिज बना था उसका, तो मुहाफिज ऐसे होते हैं जो रास्ते में ही छोड़ जाएं। कुछ ही देर में मौलवी साहब आ गए थे और हुरैन को भी बिठा दिया गया था। अल्लाह जाने उसकी सौतेली माँ कब से तैयारी करके बैठी थी, जो लाल दुपट्टा उसके सर पर ला कर दिया। निकाह शुरू हो चुका था। हुरैन इफ्तिखार आलम वल्द इफ्तिखार आलम, आपका निकाह आमिर जहांजेब वल्द जहांजेब हसन से हक महज 10,000 रुपये किया जा रहा है, क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब जो जवाब का इंतज़ार कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? इस मर्तबा भी खामोशी। इस वक्त एक आवाज़ उभरी, नहीं, और सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। नहीं की आवाज़ पर सब दरवाजे की तरफ मुतवज्जो हुए। हुरैन जो अपनी सोचों में गुम थी और अपने दिल में अपने रब से दुआ कर रही थी कि काश वो इन सब से बच जाए, वो भी दरवाजे की तरफ मुतवज्जो हुई। जब दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर उसकी हैरत कम होने का नाम नहीं दे रही थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो शख्स आ गया है। कुछ लम्हों का खेल था। हुरैन इफ्तिखार से हुरैन आरून शाह बन गई थी।
तो क्या उसको उसका मुहाफिज आ गया था? तो क्या अब उसकी ज़िंदगी में आजमाइशें ख़त्म हो गई थीं? क्या अब उसकी ज़िंदगी एक पुरसुकून ज़िंदगी की तरह गुजरेगी? क्या उसका सब्र रंग ला आया था? इस वक्त हुरैन के जहन में बहुत सारे सवाल गर्दिश कर रहे थे, मगर इन सब सवालात के जवाब सिर्फ वक्त के पास थे कि वक्त कभी पलट सकता है। तो वो एक कटी पतंग की तरह थी जो हवा के झोंके के साथ ही इधर उधर हो जाती। अब ना जाने ज़िंदगी उसको किस मोड़ पर ले जाने वाली थी। हुरैन का निकाह किस तरह हुआ वो नहीं जानती थी। उसका जहन माउफ हो चुका था। वो नहीं समझ पा रही थी कि ज़िंदगी उसको किस मोड़ पर ले आई है। अब वो हुरैन आरून शाह के नाम से जानी जाएगी। निकाह के फ़ौरन बाद ही उसकी सौतेली माँ ने उसको यहाँ से चले जाने को कहा, तो आरून शाह उसको अपने साथ ले जाने पर आमादा हो गया। आरून शाह ने एक नज़र उसको देखा और चलने का इशारा किया, तो हुरैन आंखों में अजनबियत लिए उसको देख रही थी। हुरैन इस वक्त कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। आरून उसकी हालत समझ सकता था, इसलिए उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और बाहर की तरफ चल पड़ा। हुरैन नहीं जानती कब वो गाड़ी में बैठी, कब उनका सफ़र तय हुआ। उसे तो होश गाड़ी रुकने पे आया। हुरैन ने देखा ये एक छोटा मगर खूबसूरत सा घर था। अरुण ने हुरैन की तरफ देखा और बोला चले, और हुरैन आंखों में सवाल लिए अरुण की तरफ मुड़ी, तो अरुण उसकी आंखों में सवाल पड़कर गाड़ी से उतरा और उसकी तरफ आकर दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आ सके। हुरैन बाहर निकल आई, मगर अब भी सवालिया नज़रों से अरुण की तरफ देख रही थी, जिसका सिर्फ वो नाम जानती थी, और अब उसको उसी के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी थी। अरुण का चेहरा अभी भी रुमाल से ढका हुआ था। अरुण कुछ ना बोला और हुरैन का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले आया। घर अंधेरे में डूबा हुआ था। अरुण ने तमाम लाइट्स ऑन की और हुरैन को लाउंज में पड़े सोफे पर बिठाया और खुद किचन से उसके लिए पानी लेने चला गया। हुरैन घर का तफसीली जायजा ले रही थी कि अरुण ने पानी का गिलास उसके सामने किया और बोला, ये ने पानी पी लें। हुरैन ने बगैर कुछ कहे पानी पिया कि इस वक्त उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो इस शख्स से पूछ सकती कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने इतना बड़ा कदम उठाया। निकाह के बाद हानिया थकावट महसूस करती अपने कमरे में चली गई, मगर चेंज उसने नहीं किया था। जानती थी कि अगर कर लेती तो ज़रार उसको ना छोड़ता। आज उनका रिश्ता बदल गया था। वो कज़न से मियाँ बीवी के रिश्ते में बन गए थे। हानिया जाने अनजाने में ज़रार का इंतज़ार कर रही थी। दूसरी तरफ ज़रार अपने दोस्तों को फारग करके अपने कमरे में आया कि फ्रेश होकर हानिया से मिल सके। जैसे ही वो फ्रेश होकर बाहर आया, उसका फ़ोन बज पड़ा और उसने एक नज़र स्क्रीन पर जगमगाते नाम को देखा और फिर फ़ोन उठाया। ना चाहते हुए भी उसे फ़ोन उठाना पड़ा था। जानता था कि अगर फ़ोन ना उठाता तो उसकी शामत पक्की थी। अभी उसने फ़ोन कान से लगाया ही था कि ना जाने आगे से क्या कहा गया, और उसके चेहरे के तासरात सख्त हो गए। जी मैं आता हूँ। ज़रार के मुंह से सिर्फ यही अल्फाज अदा हो सके। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसके सामने कोई आया तो वो उसको भस्म कर देगा। ज़रार सीधा अपने कमरे से हानिया के वालिद यानी अपने मामू के कमरे में गया और इन्हें अपने जाने का बताया। वो ज़रार की सिचुएशन समझ सकते थे, इसे बगैर कोई बात किए से इजाज़त दी। दूसरी तरफ जब हानिया को जब ज़रार के जाने का पता चला तो उसे शदीद गुस्सा आया और 1 घंटे से वो उसका इंतज़ार कर रही थी, और अब मोहतरम तशरीफ़ ला चुके थे। अभी वो कुछ करती कि उसका मोबाइल बज पड़ा और स्क्रीन पर जगमगाते ज़रार का नाम देखकर उसने गुस्से से फ़ोन उठाया और बोलना शुरू हो गई, आप इंतहाई किस्म के झूठे इंसान हैं। मुझे यहाँ अपने इंतज़ार में बिठाए रखा है और ख़ुद बगैर मिले ही चले गए। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम आ गया क्या आपको जाना ही पड़ा? हर वक्त आपके लिए काम ज़रूरी होता है और मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। मैं आपसे बात नहीं करूँगी। जाएँ जहाँ जाना है जाएँ, मैं अब कुछ नहीं कहूँगी और ना ही आपकी कोई बात मानूंगी। फ़ोन पर हानिया की शिकायतें सुनकर ज़रार के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई, यानी आग दोनों तरफ बराबर लगी थी। हानिया जो हमेशा ज़रार से अपने जज्बात छुपाती थी, आज अनजाने में इनका इजहार कर गई थी। ऐसी बात नहीं है हानि, मैं जानता हूँ कि ये वक्त सही नहीं था जाने का, मगर यकीन मानो काम सच में बहुत ज़रूरी था, मगर तुम इस वक्त मेरे जज्बात समझ नहीं सकती। हानिया फ़ोन कान से लगाए अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। वो ज़रार की आवाज़ में हसरत को महसूस कर सकती थी। क्या है? ज़रार के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट ने बसेरा किया था, यही कि तुम्हें अपने दिल में कैद कर लूँ, तुम्हारी सोचों को खुद तक महदूद कर लूँ, तुम्हें अपनी बाहों में भींचकर सीने में छुपा लूँ और तुम्हारी सांसों पर ऐसे विराजमान हो जाऊं कि तुम्हें अगली सांस के लिए भी मेरी सांसों की ज़रूरत पड़े। और हानिया और सुनना मुश्किल हो रहा था, इसलिए फ़ौरन बोली, बस बस आप कुछ मत बोलें, कितनी बेशर्म है आप। हानिया की तो मानो सारा खून चेहरे पर जमा हो गया था। चांद सितारे उनकी मोहब्बत भरी सरगोशियाँ सुन रहे थे। क्या जाने किस्मत ने उनके लिए क्या लिखा हो। यार अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और तुम। ज़रार की आवाज़ शरारत वाज़े थी। ज़रार मुझे नींद आ रही है, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, आपको तो कोई शर्म लिहाज नहीं, अल्लाह हाफिज़। हानिया फ़ोन बंद करते ही
चेंज करने चली गई कि थकावट बहुत हो गई थी और अब नींद से उसका बुरा हाल था। ज़रार फ़ोन बंद करते अपनी स्क्रीन पर निकाह की तस्वीर देख रहा था और दिल से दुआ की, या अल्लाह मुझे इतनी मोहलत दे कि अपनी ज़िंदगी के कुछ हसीन पल जी सकूं। ज़िंदगी का किसको भरोसा, आज है तो कल नहीं। क्या जाने अब दोबारा कभी ज़रार हानिया से मिल सकेगा या उनका सफ़र इतना ही होगा। कहते हैं मोहब्बत ना मिले तो सब्र आ ही जाता है, ये सोच करके कि वो जहाँ होगी खुश होगी, मगर जब मोहब्बत मिलकर बिछड़ जाए तो इंसान जिंदा लाश की तरह रह जाता है, मगर रूह परवास की जाती है। एक खामोश आंसू ज़रार की आंखों से गिरा था जो उसने अपने हाथों से साफ कर लिया। कहते हैं मर्द रोता नहीं है, मगर मोहब्बत इंसान से सब कुछ करवा लेती है, और हानिया तो उसका बचपन का इश्क थी, फिर कैसे बिछड़ना आसान होता। सर, 2 ऑफिसर्स कमरे में आए और अपने सीनियर्स अफसरान को सल्यूट किया। बैठिए, आप लोगों का इंतज़ार था। बाकी कहाँ हैं? सर, उनको इन्फॉर्म कर दिया है, कुछ देर में वो भी पहुंच जाएंगे। उनमें से एक अफसर अदब से बोलते बताने लगा, ओके, जब वो आएंगे तो इकट्ठे आप लोगों को ब्रीफिंग दी जाएगी, मगर याद रहे ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, हम अपनी जान लगा देंगे मगर ये मिशन मुकम्मल करके रहेंगे, जानता हूँ, इसीलिए आप लोगों की टीम को मुंतखब किया है। उम्मीद है आज से पहले जैसा आप लोग हर मिशन में कामयाब होकर लौटे हैं, इस बार भी जीत आपका नाम होगी। जी सर, हम आपकी उम्मीद पर पूरा उतरेंगे। अरुण हुरैन को गेस्ट रूम दिखाकर अपने कमरे में चला गया था। दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई थी। अगली सुबह रोशनी जब हुरैन उठी तो ड्रेसिंग टेबल पर खत पड़ा था, जिसको पढ़कर हुरैन को कुछ सुकून हुआ। आराम से फ्रेश हुई और कमरे से बाहर आकर पूरे घर का तफसीली जायजा लेने लगी। जानती थी अब इस घर में उसके सिवा कोई नहीं है, इसलिए अब थोड़ा सुकून में थी, मगर अब भी उसको अरुण शाह के बारे में मालूम करने में बड़ी दिलचस्पी थी, इसलिए खामोशी से उसके रूम में कदम बढ़ाए। सर, एक बार फिर नौजवान कमरे में आकर अपने से बड़े ऑफिसर को सल्यूट करते अपनी तरफ मुतवज्जो कर गए। फर्क सिर्फ इतना था कि जहां पहले 2 नौजवान थे, अब वहां 5 नौजवान मौजूद थे। सब एक सीट में खड़े थे। मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। खबर तो आप लोगों को मिल गई होगी कि आप लोगों को यहाँ किस मकसद से बुलाया गया है। अफसर ने सब पर नजर डालते हुए कहा, तो इन नौजवानों में से एक बोला, यस सर, हमें मालूम है और हम इस मिशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में हमेशा हमारी नौजवान नस्ल अपने आप को खुद तबाह करने लगी हुई है, और इस सब की वजह मनशियात है जो कि बड़ी मिकदार में स्मगल हो रही है। अफसोस इस चीज़ का है कि हमारी नौजवान नस्ल उसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी उसका इस्तेमाल कर रही है और अपने आप को उसका आदी बनाती जा रही है। हमें अपने रिसोर्सेज से मालूम हुआ है कि इस सब के पीछे एक ही शख्स का हाथ है, और उस शख्स का बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोगों के साथ दे रहे हैं। ये रही इस केस की फाइल, इसमें सारी मालूमात दी गई हैं। आप लोगों को इस केस पर 2-3 दिन बाद काम शुरू करना है, और इसी सिलसिले में आप लोग बलूचिस्तान जाना होगा। आजकल इस शख्स का ठिकाना बलूचिस्तान है और हमें उसे हर हाल में पकड़ना है। ये एक बहुत अहम मिशन है जिसको मैं आप लोगों की टीम के सुपुर्द कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मिशन को मुकम्मल करके ही लौटेंगे। यस सर, 5 नौजवान बाहम आवाज़ में बोले, हम आपकी उम्मीद पर पूरा उतरेंगे और इस मिशन को पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। जो हमारी नौजवान नस्ल को तबाही कर रहा है, हम उसको तबाह कर देंगे। मैंने आप लोगों की टीम की काबिलियत देखकर ही ये केस आप लोगों के सुपुर्द किया है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ आप लोग इस केस को अच्छे से पूरा करेंगे। अब आप जा सकते हैं, 2 दिन बाद मुलाकात होगी। बेस्ट ऑफ लक। तमाम नौजवान इकट्ठे सैल्यूट करके कमरे से निकल गए। हुरैन तजस्सुस के मारे अरुण शाह के कमरे में आ गई तो पूरा कमरा छानने के बाद भी उसे सिर्फ अरुण शाह की तस्वीर नजर आई, जो दीवार पर बड़ी करके लगाई गई थी। भूरे बाल, स्याह आंखें, गोरी रंगत, वो हर लिहाज से एक खुशशक्ल मर्द था। उसको देखकर कोई भी लड़की उस पर फिदा हो सकती थी, शायद हुरैन भी, अगर हालात ये ना होते तो। थक हार कर हुरैन वापस अपने कमरे में चली आई कि पूरा घर देखने पर भी उसे कुछ भी मालूम ना हो सका सवाए इस एक तस्वीर के। हुरैन तो इस पर भी शुक्र कर रही थी कि कम से कम उसकी शक्ल ही देख ली, वरना वो तो फिर अपनी शक्ल दिखाने से रहा। हुरैन अभी अपनी ही सोचों में गुम थी जब उसका फ़ोन बजा। अननोन नंबर देखकर हुरैन ने पहले तो ना उठाने का इरादा किया, मगर फिर कुछ सोचते हुए उठा लिया। ना जाने फ़ोन पर क्या कहा जा रहा था कि हुरैन के चेहरे पर कभी हैरानगी के तासरात आ जाते, तो कभी खुशी के, तो कभी परेशानी के। ऐसी क्या बात थी जिसमें इतने ज़्यादा एहसासात शामिल थे? जी बेहतर, अल्लाह हाफिज़। इस पूरे अरसे में हुरैन के मुंह से चंद अल्फाज निकले थे। हुरैन कुछ देर बैठकर सोती रही और खाली दिमाग से फ़ोन को घूरती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर एकदम पर गिरफ्तारी से उठी और अपना सामान समेटने लगी, जो उसने खुला ही नहीं था। सिर्फ 1-2 चीज़ें ही बाहर निकाली थी इस्तेमाल के लिए, वो भी वापस बैग में डाल ली। अब बस
उसे रात का इंतजार था। वहां अरुण शाह अपना काम खत्म करके वापस घर आ गया तो घर में सन्नाटा पाया। वैसे भी अब रात के 8 बज रहे थे तो उसने सोचा शायद हुरैन अपने कमरे में हो और वो भी थकावट महसूस करता सीधा अपने कमरे में चला गया। खाना वो पहले खा आया था इसलिए आराम करने के गर्ज से लेट गया तो उसको पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। दूसरी तरफ हुरैन को जब मालूम हुआ कि अरुण शाह वापस आ गया है तो उसको थोड़ी सी परेशानी हुई कि अब वो क्या करेगी, मगर फिर उसके सोने का इंतजार करने लगी। तकरीबन रात के 10 बजे वो अपने कमरे से निकलकर अरुण शाह के कमरे की तरफ बढ़ी ताकि मालूम कर सके वो सो गया है या नहीं। आराम से अरुण शाह के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आई तो देखा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है और वो गहरी नींद सो रहा है तो उल्टे कदम कमरे से निकल गई। अब वक्त था अपने प्लान पर काम करने का जो वो सोचे बैठी थी। हुरैन अपने कमरे में आई और अपना सामान समेटा हुआ लेकर बाहर निकली। दिन में वो देख चुकी थी कि वो किस तरह घर से बाहर जा सकती है। आराम से घर का दरवाज़ा खुला और बंद करने के बाद बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी जहां चौकीदार गहरी नींद में सो रहा था और हुरैन ने अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए उसकी चाय में नींद की गोली मिला दी थी। अब वो बआसानी यहाँ से निकल सकती थी। टैक्सी वो पहले बुक करवा चुकी थी जो कि घर से कुछ फासले पर खड़ी थी, इसलिए वक्त ज़ाया किए बगैर हुरैन फौरन से बाहर निकल आई और दरवाज़ा वापस बंद कर दी कि देखने में लग रहा था कि ये वैसे ही बंद है ताकि किसी को शक ना हो। कुछ ही दूर टैक्सी खड़ी थी, हुरैन उसमें बैठी और चली गई। ना जाने अब वो क्या करने वाली थी, क्या वो हमेशा हमेशा के लिए जा रही थी या उसे गुमराह किया गया था। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होने वाला है। अरुण जब सुबह उठा तो फ्रेश होने के बाद नाश्ते के लिए टेबल पर आया तो मुलाजमा नाश्ता बना रही थी। नाश्ता करने के बाद टेबल पर लगाकर वो जाने के लिए पलटी तो अरुण ने उसे मुखातिब किया और बोला, आप गेस्ट रूम से हुरैन को बुलाना है। जी साहब ठीक है। अरुण नाश्ता शुरू कर चुका था तभी मुलाजमा आई और बोली, साहब मैडम तो अपने कमरे में नहीं है, उनका कमरा खाली है। अरुण को कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो उठकर खुद गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा तो देखा कमरा वाकई खाली है, ना टेरिस पर कोई है और ना वॉशरूम में। तो हुरैन आखिर गई कहाँ? अभी अरुण यही सोच रहा था कि उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी जहां एक खत पड़ा था। हारून ने एक लम्हे की देर के बगैर वो उठाया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था उसके चेहरे के तासरात सख्त होते जा रहे थे। डैम इट, इस लड़की का मैं क्या करूं? उफ, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? अरुण को इस वक्त शदीद गुस्सा आ रहा था और गुस्से में ही उसने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी तमाम चीज़ें ज़मीन बोझ कर दी और तनफन करता कमरे से निकल गया। यह अस्पताल के कमरे का मंजर था जहाँ डॉक्टर के सामने 2 नौजवान बैठे थे। डॉक्टर ने बात का आगाज़ किया, देखिए मैं आपको पहले ही सारी तफसील बता चुका हूँ। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है और वो है लीवर ट्रांसप्लांट। आपके पास सिर्फ सर्वाइव के 20% चांसेस हैं। आपकी बीमारी आखिरी स्टेज पर है। देखें मेरी बात माने तो रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि सिर्फ 20% चांसेस हैं सर्वाइव के, तो वही रिस्क आपके ऑपरेशन के लिए ले लें। इसमें कम से कम 50% चांसेस हैं आपके बचने के। आगे आप लोगों की मर्जी, मैं आप लोगों को फोर्स तो नहीं कर सकता। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों शख्स एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों के इशारे से कुछ कहते हुए उठे और बोले, ठीक है डॉक्टर, हम आपको सोचकर बताएंगे। जी ठीक है। वो दोनों डॉक्टर के रूम से निकलने लगे तो डॉक्टर की आवाज़ पर रुक गए। मिस्टर ज़रार अपनी फाइल तो लेते जाएं, अल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी। दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ गए। दूसरे शख्स ने ज़रार से पूछा, अब क्या करना है? वही जो सब करते हैं, ऑपरेशन। हर कोई जिंदा रहना चाहता है तो बस फिर। और दोनों अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। कौन जाने किसकी मंजिल क्या है, क्या होने वाला था उनकी ज़िंदगियों में, क्या ज़रार बच पाएगा, हुरैन आखिर गई कहाँ, अब अरुण क्या करेगा? बहुत से सवाल थे जिनके जवाब सिर्फ वक्त के पास थे। अरे ईशल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्लास नहीं लेनी क्या? नहीं यार, आज भी दिल नहीं कर रहा, तुम जाओ ले लो। ईशल के जवाब देने पर उसकी दोस्त ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो कभी क्लास नहीं छोड़ती। माना हम पढ़ाई में इतने लायक नहीं हैं मगर फिर भी क्लासें सारी लेते हैं। फिर आज क्या हुआ? माहा तुम जाओ, मुझे सब किसी से बात नहीं करनी इस वक्त। माहा खामोशी से चली गई। जानती थी अब उसने किसी की नहीं सुननी। ईशल को बार बार हुरैन के साथ की जाने वाली हरकत याद आई, किस तरह उसकी माँ ने हुरैन के किरदार को गंदा कर दिया। हुरैन और ईशल के ताल्लुकात जैसे भी थे मगर दोनों ने कभी एक दूसरे का बुरा नहीं चाहा और इस वक्त जब हुरैन की किरदार कशी की जा रही थी वो कुछ नहीं कर पाई। उसकी माँ ने उसे कमरे में बंद कर दिया था मगर अब जब वो सोचती थी तो उसे परेशानी होती थी। हुरैन किस हालात में होगी? क्या वो अब सुकून से ज़िंदगी जी रही होगी? क्या उसकी माँ उसके साथ भी ऐसा करेगी? उसे अपने ज़मीर से आवाज़ आई, क्यों नहीं? जब वो हुरैन के साथ ऐसा कर सकती है तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं? नहीं, मैं तो माँ की अपनी बेटी हूँ, फिर मेरे साथ। मगर कल रात जो बातें उसने अपनी माँ के मुँह से सुनी उसका दिल चाहा वो अपने आप को ख़त्म कर ले। उसकी माँ ने आज़म से हुरैन का सौदा किया था और हुरैन के बदले 10 लाख रुपए लिए थे और ना जाने कितने लेकर अपनी ज़ात पर लगाती रही। और अब जब हुरैन उसके हाथ से निकल गई तो पैसों के लिए ईशल को उस शख्स के हवाले करने पर आमादा हो गई।
रात को जब ईशल पानी लेने अपने कमरे से बाहर निकली तो बाहर अपनी माँ को किसी से बात करते सुन लिया और वो फ़ोन पर किसी को कह रही थी कि वो हुरैन की जगह ईशल को देने के लिए तैयार है, मगर उसको पैसे वक्त पर चाहिए और अभी वो पढ़ रही है तो 1 साल बाद वो ईशल को ले जाए, उसे कोई एतराज़ नहीं है और 1 साल में जितना खर्चा ईशल पर होगा वही शख्स उठाएगा। ईशल ये सुनते ही वापस उल्टे कदमों कमरे में आ गई थी, मगर इस वक्त से लेकर अब तक उसका दिमाग ख़राब हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे, कहाँ जाए, और इस वक्त उसे शाह और हुरैन की बहुत याद आ रही थी। वो दोनों हमेशा उसका ख्याल रखते, छोटी बहन समझकर उसकी गलतियों को माफ़ कर देते। अगर नूर इस वक्त यहाँ होती तो कभी ऐसा ना होने देती। अम्मा साईं कहाँ हैं आप? ये एक सफ़ेद हवेली का मंजर था जो कराची के शहर में मुकीम थी। ये हवेली हमदान खान की थी। इमरान खान के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा हामिद खान और छोटा बेटा हमाद खान। दोनों की शादियाँ अपने बाप की पसंद से हुई थीं। हामिद खान के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अरेज खान और छोटा बेटा जैन खान। हमाद खान की एक ही बेटी थी परीशे खान। परीशे एक निडर लड़की थी जो किसी से नहीं डरती थी, हर वक्त शरारतें करना और उसकी वजह से हवेली में रौनक थी। परीशे जब 5 साल की थी तो एक कार एक्सीडेंट में उसके माँ बाप की वफात हो गई थी। तब से वो अपने ताया के पास ही रहती थी। हवेली में सबकी जान थी, हर कोई उसकी फरमाइश पूरी करता। जैन और परीशे बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे और 1 साल पहले इनकी मंगनी कर दी गई थी। परीशे सिर्फ अरीस खान से डरती थी। कोई शक नहीं, अरीस खान का गुस्सा सवा नेज़े पर होता और हर कोई उसके गुस्से से डरता, हत्ता कि वो अपने बाप की भी गुस्से में नहीं सुनते। सिर्फ जैन खान ही अरीस खान से अपनी बात मनवा सकता था। परीशे इस वक्त यूनिवर्सिटी से आई थी और आते सार ही अम्मा साईं को बुलाने लगी। अम्मा साईं का तो पता नहीं, मगर हमजा भागता हुआ उसके पास आया। हमजा खान अरीस खान का बेटा जो इस वक्त सिर्फ 3 साल का था। परीशे अपनी बात भूलकर हमजा की तरफ मुतवज्जो हुई। अरे तुम आज घर पर ही हो? जी आनू। हमजा खान बहुत ही समझदार बच्चा था और वक्त से पहले ही बोलना शुरू कर दिया। अब वो बिल्कुल सही बोलता था और कभी कभार तो ऐसा लगता वो बच्चा है ही नहीं। उसकी बातें कभी कभार बड़ों जैसी होती और परीशे को वो आनू बुलाता था। तभी अम्मा साईं बाहर आई और पूछने लगी, क्या बात है परीशे, क्यों इतना बोल रही थी? परीशे अम्मा साईं को देखकर अपने जुनून में वापस आई और फौरन उनकी तरफ बढ़ी। उफ उफ अम्मा साईं मत पूछें, मैं जो आपको बताने लगी हूँ ना आप खुश हो जाएंगी। वो मैं कैसे कहूँ, इतनी खुशी है इस बात की मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं आपको किस तरह ये बात बताऊँ। एक तो परीशे अपनी टोन में आकर बोलना शुरू हो गई, ऊपर से अपने साथ अम्मा साईं को भी बाजू से पकड़कर घूमने लगी। बेचारी अम्मा साईं तो चकरा कर रह गई। बस लड़की जल्दी बताओ वरना मुझे तो काम है, मैं जा रही। अरे ऐसे कैसे, बात तो सुने। मैंने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है और मुझे पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों से इंटर्नशिप के लिए मुंतखब किया गया है। अम्मा साईं मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। अब आखिरकार मैं अपने बाबा साईं का ख्वाब पूरा करूँगी। वो हमेशा से चाहते थे मैं बिज़नेस पढ़कर उनका बिज़नेस संभालूं। मैं बिज़नेस पढ़ ली और अब बहुत जल्द उनका साथ दूंगी। आखिर में परीशे की आवाज़ उभर आई थी। अभी वह कुछ बोलती कि पीछे से हमजा की आवाज़ आई, आनू आनू अब आप मुझे चॉकलेट दोगी। आपने कहा था कि आपने इम्तिहान पास किया तो आप मुझे बाहर भी लेकर जाओगी। और अभी हमजा की बात ख़त्म नहीं हुई थी कि पीछे से एक और आवाज़ उभरी जिसको सुनकर परीशे डरकर उछली। कौन बाहर जा रहा है? जाहिर सी बात है परीशे एक से ही डरती थी और वो था आरिस खान। तो फिर अभी ये आवाज़ उसी की थी। अरुण शाह ने हुरैन को ढूंढने की कोशिश की थी मगर वो उसे नहीं मिली। वो इसके घर भी गया था मगर उसे ईशल से पता चला कि वो वहाँ नहीं आई। अरुण शाह उसे ढूंढना चाहता था मगर फिर इस वक्त उसे एक ज़रूरी काम करना था जिसकी वजह से उसे शहर से बाहर जाना पड़ सकता था और वो अपने काम में इतना उलझा कि उसको हुरैन याद ही ना आई। दूसरी तरफ ज़रार ने के घर वालों को कह दिया कि उसे मुल्क से बाहर जाना है और शायद कुछ अर्सा उनसे रब्ता भी ना कर सके। उसकी बात पर सब इससे रब्ता ना करने की वजह पूछी तो उसने कहा कि जहाँ वो जा रहा है वहाँ अक्सर सिग्नल का मसला होता है। सब मान गए मगर हानिया ज़रार से नाराज़ हो गई थी और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। ज़रार ने भी कोई बात ना की और उसके मुताबिक वो वापस आकर उसको मना लेगा और सबसे इजाज़त लेकर चला गया। कौन जाने दोबारा मनाने का मौका मिलेगा या नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कौन बाहर जा रहा है? इस बार उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा ऊंची और गुस्से से भरी थी। वो हमेशा ही गुस्से में आ जाता जब कोई उसकी बात का जवाब ना देता। बेचारी परीशे तो उसको देखकर ही डर गई, ज़ुबान कैसे साथ देती। हमजा फ़ौरन बोला, बाबा मैं आनू के साथ बाहर जाऊंगा। आनू पास हो गई है ना? उन्होंने मुझसे वादा किया था। आप इन पर गुस्सा मत करें, आप हर वक्त गुस्सा करते हैं आनू पर। जैन के बाद एक हमजा ही था जिसके आगे आरिस खान कुछ बोल ही ना पाता। अब भी वो परीशे को घूरकर हमजा की तरफ मुतवज्जो हुआ। नहीं हमजा बेटा, मैं क्यों आपकी आनू पर गुस्सा होऊंगा? वो खुद ही ऐसे काम करती है कि मुझे उन पर गुस्सा होना पड़ता है। आरिस खान घुटनों के बल बैठकर हमजा को साथ लगाए बोल रहा था जबकि उसका ये अंदाज सिर्फ हमजा और जैन के लिए होता था। नहीं बाबा, आनू ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि आपको पता है वो पास हो गई हैं और अब वो मुझे ट्रीट देंगी। हमजा ने बात मुकम्मल करके परीशे की तरफ देखा जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। आरिस खान ने कब्र उचकाकर परीशे की तरफ देखा।
जैसे पूछना चाह रहा हो कि मुआवजा क्या है। परिशे तो सिटपटा गई। लाला वो क्या वो लगाई है, सीधी तरह बात बताओ क्या है। आरिज खान की हमेशा उस पर गुस्सा आता था जब भी वो उसके सामने अटक कर बोलती। नहीं लाला, वो मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है तो इसी वजह से मुझे पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों से जॉब के लिए मुंतखब किया गया है। बस वही बता रही थी अम्मा साईं को। आरिज खान ने उसकी तरफ देखा और बोला, खान इंटरप्राइजेज भी इस लिस्ट में शामिल है जिन कंपनियों ने तुम्हें मुंतखब किया है। लाला याद नहीं है, मैं एक सेकंड में देखकर बताती हूँ। परिचय को अजीब तो लग रहा था, आज से पहले आरिज खान ने कभी इससे बात नहीं की थी और आज उनकी इतनी लंबी बात और वो उससे पूछ रहा था। परिचय ने फौरन से लिस्ट चेक की और फिर बोली, जी लाला, खान इंटरप्राइजेज भी शामिल है। आरिज खान ने एक गहरा सांस भरा और बोला, ठीक है फिर तुम खान इंटरप्राइजेज में ही काम करोगी। पर लाला, इससे पहले परिचय कुछ बोलती आरिज खान ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने को बोला और अपने कमरे में चला गया। पीछे बेचारी बुरे से मुंह बनाकर रह गई। आज से पहले आरिज खान ने कभी परिचय के मामलात में दखल अंदाजी नहीं की थी, मगर ना जाने क्यों आज वो कर गया था। और फिर यही बात अजीब लग रही थी उसने, क्यों इनमें से खान इंटरप्राइजेज को चुना। मगर जो भी हो, परिचय खामोश हो गई। कहीं ना कहीं तो काम करना था और वैसे भी खान इंटरप्राइजेज पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर थी। इस वक्त पांचों नौजवान एक कमरे में बैठे अगला लाहेअमल के बारे में बात कर रहे थे। इन्हें अपना मिशन शुरू करना था और वो इस सब के बारे में बात कर रहे थे कि कौन क्या काम करेगा और इस मिशन को किस तरह मुकम्मल किया जाए। ये 5 नौजवान एक टीम का हिस्सा थे और उन्होंने मिलकर बहुत से मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाया और गाजी कहलाए। अब भी उनको एक बहुत बड़ा मिशन सौंपा गया था जिसके लिए ये लोग दिलो जान से तैयार थे। बस अब सबको अपना काम समझ आ गया। हम कल से अपने मिशन पर काम करेंगे। मुझे कोई लापरवाही नहीं चाहिए। हम लोगों को हर हाल में इस मिशन को मुकम्मल करना है और अपनी नौजवान नस्ल को इन सब कामों से बचाना है। अंडरस्टैंड? जी सर, सब बाहम आवाज़ में बोले। इन 5 की टीम में एक सीनियर लीडर था जिसके मुताबिक ये लोग काम करते। अब भी वो इन सबको काम समझा रहा था। ये किसी ऑफिस के कैबिन का मंजर था जहां इस वक्त 2 शख्स मौजूद थे, जबकि एक शख्स के हाथ में गन थी और दूसरा ट्रैक सूट पहने एक लड़की थी जो दूसरे शख्स के बिल्कुल सामने खड़ी थी। अगर इस वक्त इस लड़की के बजाय कोई और होता तो शायद सामने वाले शख्स के हाथ में गन देखकर डर जाता, मगर ये लड़की निडर अंदाज में उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। सोच लो, तुम्हें जो काम सौंपा जाएगा इससे तुम पीछे नहीं हट सकती। अगर तुमने गद्दारी करने की कोशिश की तो याद रखना, मेरे हाथ में जो गन है उसकी 6 की 6 गोलियां तुम्हारी खोपड़ी में उतार दी जाएंगी। उस शख्स की बात पर सामने खड़ी लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई और बोली, मैंने गद्दारी करनी होती तो ये तमाम सबूत लेकर तुम्हारे पास ना आती, बल्कि किसी आर्मी के पास जाती और तुम्हारे सारे काले कामों का सबूत उनको देती। फिर देखती तुम्हें कौन बचा सकता है। तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ इसलिए तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। आगे जैसे तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे और तुम्हारे कामों से। सामने खड़ा शख्स उस लड़की के चेहरे पर आए तासरात को जांचने की कोशिश कर रहा था, मगर जान ना पाया। ठीक है, हमें तुम पर भरोसा है, हमारा भरोसा न तोड़ना। बाकी जो तुम मांगोगी तुम्हें मिलता रहेगा। तो क्या मैं ये डील डन समझूं? उस लड़की के कहने पर उस शख्स ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे किया और बोला, बिल्कुल, क्यों नहीं, हमारी टीम में खुशामदीद। सामने की लड़की ने फुर्सत से उसके हाथ को इग्नोर किया, जिस पर वो शख्स दिल मिलाकर रह गया, मगर बोला कुछ नहीं, क्योंकि जानता था अगर इस वक्त कुछ उल्टा किया तो ये सामने खड़ी लड़की उसको बर्बाद कर सकती थी। दूसरी तरफ हानिया कई बार हुरैन को कॉल कर चुकी थी, मगर वो कॉल उठा ही नहीं रही थी। इसलिए तंग आकर उसने ईशल को कॉल की, मगर उसका भी फ़ोन बज जा रहा था। थक हार कर हानिया बैठ गई और उसके घर जाने का सोचा, लेकिन जब नज़र घड़ी पर गई जो रात के 1 बजे बजा रही थी तो अपने बेवकूफ़ी पर खुद को कोसा और सुबह जाने का सोचा। ईशल आज दिल पर पत्थर रखकर यूनिवर्सिटी आई थी। घर में अगर मेहमान ना आ रहे होते तो शायद वो कभी ना आती, मगर जानती थी घर में बेजार हो जाएगी, इसलिए यूनिवर्सिटी आ गई। आज उनका नया टीचर आना था। ईशल क्लास में गई, मगर क्लास में फ़िलहाल टीचर नहीं आया था तो अपनी सीट पर जाकर बैठ गई और अपने ही ध्यान में बैग से किताबें निकाल रही थी कि टीचर आ गया और सब खड़े हो गए। मगर जब ईशल की नज़र इस टीचर पर गई तो ठहर सी गई। उसे ऐसे लगा जैसे इन आँखों को वो पहले देख चुकी है, मगर उसे याद ना आया और अपना वहम समझकर सर झटक गई। छुट्टी के वक्त ईशल को ऐसे लगा जैसे कोई इसका पीछा कर रहा है, मगर जब भी पीछे मुड़कर देखती तो कोई किसी को ना पाती और अपना वहम समझकर दोबारा चलना शुरू कर देती। अभी कुछ ही वक्त हुआ था चलते कि एक काली गाड़ी उसके सामने आकर रुकी और उसको समझने का मौका दिए बगैर उसके मुंह पर एक रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया। ईशल को समझ ही नहीं आई कि ये सब क्या हो रहा है। वो बेहोशी की हालत में थी जब उसके कानों में ये अल्फाज गूंजे जो शायद इसी शख्स के थे जिसने उसे बेहोश किया था। काम हो गया सर। ईशल सिर्फ इतना ही सुन पाई और अपने होशो हवास खो बैठी। सुबह होते ही हानिया हुरैन के घर गई तो आगे से उसे जो मालूम हुआ उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींचने के मुताबिक था। वो एक पल भी वहाँ ना रुकी और रुकती भी क्यों, जहाँ उसकी जान से अजीज दोस्त को इतनी बुरी तरह से धुतकार कर निकाला गया था। वो फ़ौरन से अपने घर के लिए रवाना हुई। पूरे रास्ते गाड़ी में वो हुरैन का नंबर डायल करती रही, मगर हर बार बंद मिलता।
गाड़ी पोर्च में आकर रुकी तो फौरन अंदर की जानिब भागी और बाहर आते अपने वालिद माजिद साहब से टकरा गई। अगर बर वक्त माजिद साहब उसे ना संभालते तो यकीनन ज़मीन बोस हो गई होती। उसको रोता देखकर माजिद साहब ने पूछा, बच्चे क्या हुआ है, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? तुम तो हुरैन के घर गई थी, फिर इतनी जल्दी आ गई, और सब खैरियत है ना, बोलो भी। उसे मुसलसल खामोश देखकर माजिद साहब को कुछ गलत होने का एहसास हुआ तो उसे अंदर की तरफ लेकर बढ़े। अच्छा तुम अंदर आओ, फिर बैठकर बात करते हैं। उसे लाउंज में सोफे पर बिठाया और फिर दरियाफ्त किया, हानिया बताओ क्या हुआ है, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? बाबा वो बाबा हुरैन वो बचा लें, चली गई। वो मुसलसल रोई जा रही थी, उससे बोला भी नहीं जा रहा था। तो मिसेस माजिद जो आवाज़ें सुनकर बाहर आई थी, हुरैन का नाम सुनकर उसके पास आई और बोली क्या हुआ है इस। तो उसने हिम्मत करके सारी बात उनके गोशगुजार कर दी और साथ साथ रोने का फ़र्ज भी पूरा कर रही थी। बाबा मैं जानती हूँ उसे, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती, उसने आज तक किसी लड़के से बात नहीं की, फिर वो कैसे किसी लड़के के साथ जा सकती है? और उस दिन तो मेरा निकाह था, वो यहाँ थी, ये सब झूठ है, प्लीज़ प्लीज़ उसे ले आएँ। मिसेस माजिद तो खुद परेशान हो गई थी और रोती भी क्यों ना, उसे अपनी बेटी माना था और उनकी दोस्त की इकलौती निशानी थी, इसलिए फ़ौरन बोली, माजिद आप प्लीज़ मालूम करवाएं वो कहाँ गई है, वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं बच्ची किस मुश्किल में होगी। ठीक है आप लोग हौसला रखें, मैं मालूम करवाता हूँ। ईश्वर को जब होश आया तो अपने आप को एक अंधेरे कमरे में पाया। जब हिलने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि उसे रस्सियों से कुर्सी पर बांधा गया है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसको अगवा क्यों किया गया है। उसको तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अभी वो सोच रही थी जब उसके दिमाग में झमाका सा हुआ। सुबह जब वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही थी तो उसकी माँ फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। फ़ोन स्पीकर पर होने की वजह से वो दोनों तरफ की बात सुन सकती थी। दूसरी तरफ आज़म था और वो उसकी माँ से कह रहा था कि वो बहुत पैसे दे चुका है, अब ईश्वर को उसके हवाले कर दें। मगर उसकी माँ मना कर रही थी, कह रही थी कि जब वो 1 साल बाद पढ़ लेगी तब उसे ले जाना जानती थी। उसकी माँ सिर्फ पैसों के लालच में 1 साल उसे रखेगी। उसकी माँ ने उसका सौदा कर दिया था और वो भी हुरैन की तरह बेबस थी। तो क्या उसको आज़म ने अगवा किया था? वो ये सब सोचकर रोई जा रही थी जब दरवाज़ा खुले कोई अंदर आया और उसका शक दुरुस्त निकला। उसके सामने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए आज़म खड़ा था और एक एक कदम उठाता उसके करीब आ रहा था। उसे लगा उसकी जान निकल जाएगी और इसे इस वक्त परवाह थी भी तो बस अपनी इज्जत की। अब वो इससे 1 कदम के फासले पर था और जब उसने हाथ ईशल की चादर की तरफ बढ़ाया तो ईशल आंखें बंद कर गई और शिद्दत से मौत की दुआ मांगी। और इसके हुक्म के मुताबिक आज हफ्ते बाद वो खान इंटरप्राइजेज के बाहर खड़ी शीशे से बनी इस 7 मंजिला इमारत को देख रही थी और फिर हिम्मत करके अंदर गई। रिसेप्शन से बॉस के कैबिन का मालूम किया तो पता चला वो जनाब आखिरी मंजिल पर हैं और अपने कैबिन में लिफ्ट के पास आई तो सामने लिफ्ट ख़राब होने का नोटिस लगा हुआ था और दूसरी तरफ लिफ्ट बॉस के लिए थी जिसमें वहाँ खड़े गार्ड के मुताबिक वो नहीं जा सकती थी। सो बेचारी को सीढ़ियों से ही जाना पड़ा। पहले तो दिल किया ऐसी कंपनी में काम करना जहाँ की लिफ्ट ही ख़राब है, ना जाने और क्या क्या ख़राब होगा। मगर फिर हिटर यानी आरिस खान की बात दिमाग में आई, अगर जॉब करनी है तो खान इंटरप्राइजेज, वरना चुपचाप घर में बैठो। मुंह बनाकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। आखिरी मंजिल पर पहुँचकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई तो बगैर किसी की परवाह किए आखिरी सीढ़ी पर आलती पालती मारकर बैठ गई। सब वर्कर्स इस हसीन दोशीज़ा को देख रहे थे जिसे अपने इर्द गिर्द की परवाह नहीं थी। ज़रा सोच लो, तुम्हारी जान बस करो, मुझे जान की परवाह नहीं है, मैं ये ऑपरेशन करवाऊंगा, आधे घंटे में मेरा ऑपरेशन है और अब मैं कोई और सवाल नहीं। उसके साथ खड़ा शख्स उसे देख कर रहा था, जानता था अब उसने अपनी ही करनी है। आधे घंटे बाद डॉक्टर उसे ऑपरेशन रूम में ले गए और इससे फॉर्म साइन करवा के ऑपरेशन के दौरान अगर ज़रार को कुछ होता है तो डॉक्टर्स और अस्पताल का अमला उसका जिम्मेदार नहीं होगा। उसने एक नज़र ज़रार को देखा और ज़रार के सर अस्पात में हिलाने पर दस्तखत कर दिए। तो क्या यही ज़िंदगी है? आखिर ज़रार बच पाएगा या हमेशा के लिए हानिया को छोड़ जाएगा? ईशल के साथ क्या होगा? क्या उसकी माँ ने उसका सौदा कर दिया? माँ ऐसी तो नहीं होती। क्या ईशल अपने आप को इस दलदल से बचा पाएगी? होना वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है, मगर कभी कभार ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहाँ इंसान सारी उम्मीदें छोड़ देता है और ईशल ही की तरह मौत की दुआ करता है। मगर वो रब्बुल आलमीन हमें आजमाइश में डालता है, हमारे सब्र को आजमाता है। ईशल के साथ भी शायद कुछ यूं ही हो गया और उसे इसी तरह सारी ज़िंदगी लोगों के ताने सुनकर गुजारनी पड़ेगी। क्या हानिया ज़रार को खोकर अपने सब्र का इम्तिहान देगी? मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप रहना, अपनी मौज में बहना। मुश्किलें हल हो जाया करती हैं, रास्ते भी निकल आते हैं। बस इंसान का यकीन मजबूत होना चाहिए। इंसान को ये तमाद और भरोसा ज़रूर होना चाहिए अल्लाह है और उसके साथ ही मुश्किलें वही हल करेगा, रास्ते वही बनाएगा। वहाँ जहाँ इंसान अपने लिए कुछ नहीं कर सकता वहाँ कोई और है जो उसके लिए सब कुछ कर सकता है और वो कोई और नहीं, सिर्फ अल्लाह है। वो अल्लाह जो हमेशा आपके साथ होता है, वो कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ता, कभी आपको नहीं भूलता, हमेशा आपका साथ देता है। वो देता है बेशुमार, नाशुक्रेपन के बावजूद भी देता रहता है। वो गिनता नहीं है एहसान, नहीं जताता पर आजमाता ज़रूर है और उसकी भेजी हुई आजमाइशों में
खरा उतरना आसान नहीं होता, पर यकीन मजबूत हो तो इतना मुश्किल नहीं होता। ईशल के साथ कुछ भी ऐसा हो, वो अपने आप को तन्हा महसूस कर रही थी और अपने लिए मौत की दुआ मांग रही थी। वो ये भूल गई थी कि खुदा हर वक्त हमारे साथ होता है। वो इंसान को हमेशा उतना आजमाता है जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। ईशल अपनी इज्जत चली जाने के डर से दुआ मांग रही थी कि उसको मौत आ जाए, मगर जो तकदीर में लिखा हो वही होकर रहता है। और उसकी मौत ना आई थी, वो जिंदा थी तो क्या उसने अपनी बर्बादी अपनी आंखों से देखनी थी। वो यही सोच रही थी जब कुछ गिरने की आवाज़ आई और उसने फौरन आंखें खोली तो सामने का मंजर देखकर आंखें हैरत से फैल गईं। फिर इन्हें हैरत ज़दा आंखों में खौफ बरपा हो गया। क्या वो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंस गई? क्या वो एक भेड़िए के हाथ से निकलकर दूसरे भेड़िए के मुंह में जाने लगी? क्या उसकी ज़िंदगी में यही सब लिखा था? क्या उसके नसीब में जिल्लत के साथ ज़िंदगी गुजारना लिखा था? वो देख रही थी कि एक शख्स आज़म को मार रहा था। क्या हाल बुरा हो चुका था। अब वो शख्स की शक्ल की तरफ बढ़ रहा था और ईश्वर के खौफ से बचने के पीछे होना चाहती थी, मगर उस बंदे के हाथ और पैर उसको ये इजाज़त नहीं देते थे। वो इस शख्स को देख रही थी जो हर लम्हा उसके करीब से करीब तर आ रहा था। एक कदम के फासले पर वो रुक गया। ईशल की आंखों में खौफ देख चुका था। उसे महसूस हो गया था कि ये सामने बंधी लड़की इससे डर रही है, जबकि वो तो कोई अल्लाह का नेक बंदा उसे बचाने आया था, मगर वो यकीन नहीं कर सकती थी। उसने बोलना शुरू किया, सुने, आप परेशान ना हो, मैं आपको यहाँ बचाने आया हूँ। मगर ईशल कैसे उस पर यकीन करती? उसकी सगी माँ भी यकीन के काबिल नहीं थी। फिर ये तो कोई अनजान शख्स था। कहते हैं ना, धोखा एक देता है मगर भरोसा सबसे उठ जाता है। उसके साथ भी यही हुआ था। वो किसी पर एतबार करने के काबिल ही नहीं रही थी। और वो शख्स आगे बढ़ा और उसके हाथ पैर खोलने लगा। कुछ देर उसे बेयकीनी से देखती रही और फिर जब थोड़ा बहुत यकीन होने लगा तो हिम्मत करके उसके साथ चल दी, जो बगैर उसे देखे दरवाजे से बाहर निकल गया था। हानिया तंग आ गई थी। वो ज़रार को फ़ोन करती मगर ज़रार फ़ोन नहीं उठाता। उसे ज़रार की कोई खबर ना थी। वो परेशान थी। एक तरफ हुरैन गायब थी तो दूसरी तरफ ज़रार का कुछ अता पता नहीं था। ये एक दरबार का मंजर था। अरुण शाह किसी काम से गुजर रहा था तो उसे रास्ते में ये दरबार नजर आया तो इस दरबार की तरफ उसके कदम खुद ब खुद उठने लगे। वो दुआ मांग रहा था। शायद जिंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि उसे कुछ मांगना पड़ा था, वरना खुदा तो उस पर इतना मेहरबान था कि जो वो चाहता उसे मिल जाता था। आज वो अपने खुदा से ऐसी चीज़ मांग रहा था, शायद उसके लिए बहुत अहम हो चुकी थी। वो आज खुदा के सामने खड़े होकर अपनी बीवी के लिए दुआ गो था। आज वो हुरैन के लिए दुआ कर रहा था कि वो उसको मिल जाए। और अरुण शाह ने उसे हर जगह ढूंढ लिया था, मगर शायद इस वक्त वो उसके नसीब में ना थी। मगर वो अपने खुदा से मांग रहा था कि वो वहाँ से जल्दी मिल जाए। देखा जाए तो अरुण शाह और हुरैन ने ज़्यादा वक्त साथ ना गुजारा था, मगर कहते हैं ना, निकाह में बहुत ताकत होती है। अरुण शाह के दिल में भी अल्लाह ने उसकी मोहब्बत डाल दी थी और वो उसे शिद्दत से चाहने लगा था। उसकी पाकीज़गी का गवाह वो खुद था। सुनो, तुम लौट आओ ना, वो देखो चांद निकला है। हमारी मुंतज़िर आंखें, दुआएं मांगती आंखें, तुम्हें ही सोच रही आंखें, तुम्हें ढूंढ रही आंखें, तुम्हें वापस बुलाती हैं। ये दिल जब भी धड़कता है तुम्हारा नाम देता है। ये आंसू जब भी बहते हैं तुम्हारे दुख में बहते हैं। ये बारिश जब भी होती है तुम्हें ही याद करती है। खुशी कोई जो आती है तुम्हारे बिन अधूरी है। सुनो, तुम लौट आओ ना, सुनो, तुम लौट आओ ना। परीशे वैसे ही सीढ़ियों पर बैठी थी जब किसी ने पीछे से उसके नाम की पुकार की। उसे एक सेकंड नहीं लगा था ये आवाज़ पहचानते हुए। ये आवाज़ उसी खड़ूस की थी जिसने उसकी ज़िंदगी मुश्किल कर रखी थी। ये ना करो वो ना करो, हर वक्त उसकी बात मानना वो बेचारी क्या करती। इसीलिए फ़ौरन खड़ी हुई और पीछे मुड़कर देखा तो वो जलाद सामने ही खड़ा था और उसे गुस्सीली आंखों से घूर रहा था। परीशे ने एक नज़र इर्द गिर्द डाली तो हर कोई उसे ही देखने में मसरूफ़ था। उसे अब समझ आई कि सब उसे क्यों घूर रहे थे, ख़ास तौर पर ये जलाद। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो और सीढ़ियों पर क्यों बैठी थी? आरिस खान गुस्से से बोला। यकीनन उसे परीशे का सीढ़ियों पर बैठना बुरा लगा था। वो मैं आपके पास ही आ रही थी, परीशे ने कम आवाज़ में बोला। 2 मिनट के अंदर मुझे मेरे कैबिन में मिलो। गुस्से से कहता अपने कैबिन में चला गया। परीशे पीछे उसकी नकल उतारने लगी। 2 मिनट में मेरे कैबिन में मिलो, और पैर पटकती उसके कैबिन की तरफ चली गई। क्यों हमारे साथ ऐसा ही होता है? क्यों ये है कि जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमारा भरोसा इत्मीनान तोड़ देता है। कभी कभी आपने इतना बड़ा मेरा गम दे देते हैं कि उनको भुलाने के लिए सदियों लग जाते हैं, मगर फिर भी नाकाम ठहरते हैं। अपनों की दी हुई चोट ही सबसे बड़ा गम होती है कि भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिस पर रिश्ते की बुनियाद बनती है, और अगर रिश्ते में भरोसा ना हो तो रिश्ता कभी पाया तक मेल तक नहीं पहुंच सकता। माँ तो बच्चों के लिए उनकी छाँव होती है, उनको हर सर्दो गम से महफूज रखती है, तो फिर कैसे कैसे एक माँ अपने बच्चों का भरोसा तोड़ सकती है? सौतेले ही सही, दर्जा तो उसको माँ का ही मिला है।
फिर क्यों इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह नहीं समझती, क्यों वो इन पर जुल्म ढाती हैं। सब माएँ एक जैसी नहीं होती, मगर क्या अदालत इंसान को इतना बदल देती है कि वो अपने बच्चों से ही दुश्मनी मोल ले लेते हैं। ईशल का भरोसा उठ चुका था, अब वो किसी पर भरोसा करना ही नहीं चाहती थी। उसके जहन में एक ही सवाल चल रहा था कि क्या उसकी माँ के नज़दीक उसकी कोई अहमियत नहीं, जो वो सिर्फ 2 कौड़ी के पैसों के लिए अपनी ही सगी बेटी को बेचने के लिए तैयार है। कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है। जब ईशल इस बारे में सोचती उसे लगता उसका सर फट जाएगा, मगर क्या करें, उसकी किस्मत में शायद ये लिखा था। धोखा कोई एक देता है, भरोसा सबसे उठ जाता है। ईशल अपनी सोचों में गुम उस आदमी के पीछे चल रही थी जब उस आदमी ने उसकी गैर मौजूदगी महसूस करके उसे अपनी जानिब मुतवज्जो किया। सुने आप। ईशल फौरन होश में आई और हड़बड़ाकर बोली, जी आपने बुलाया, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था गाड़ी में बैठें। नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, बस आपने मुझे बचाया उसके लिए शुक्रिया। अब मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, प्लीज़ अब आप जाएं यहाँ से। ईशल घबरा गई थी। सामने खड़ा शख्स कुछ देर तो उसको देखता रहा और फिर अपना मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल किया और फ़ोन ईशल के कान से लगाया। फ़ोन पर ना जाने क्या कहा गया। ईशल को अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हुआ और सामने वाले शख्स पर भरोसा करने लगी और उसके साथ चल दी। एक आइन थी, फिर शीन था, कुछ आग थी, कुछ राख थी, एक दश्त था, एक हिजर था, सहरा भी था और प्यास भी, फिर एक खला अंत सा, एक बंद गली सा रास्ता, वीरानियाँ तन्हाइयाँ, फिर काब था, फिर सारा मंजर राख था, सब खाक था। इश्क, इश्क की राह का मुसाफिर कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, उसको अपने इश्क पर भरोसा होता है। वो अपने महबूब की खुशी में खुश होता है। कहीं ना कहीं आरुन शाह भी इश्क की राह का मुसाफिर बन गया था। उसको अपने रब पर यकीन था कि वो उसे एक ना एक दिन हुरैन को उसे देगा और उस दिन का आरुन शाह को बेसब्री से इंतज़ार था। दूसरी तरफ हानिया अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गई। जब से उसे ज़रार का पैगाम मिला था कि वो जिस इलाके में है वहाँ सिग्नल सही नहीं आते और वो इसी वजह से कांटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए हानिया परेशान ना हो। और हानिया सुकून में आई थी और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई थी। उसने अपने वालिद के साथ मिलकर उसे बहुत तलाश किया, मगर हुरैन का कुछ पता ना चल सका। हुरैन को गायब हुए 2 महीने होने को थे। हानिया ने उसकी तलाश ख़त्म कर दी और उसको यकीन था कि उसकी दोस्त कभी ना कभी उससे रब्ता ज़रूर करेगी और उसे अपने रब पर भी यकीन था। दूसरी तरफ शाहज़र और जबरान भी अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर अपने मिशन के लिए रवाना हो चुके थे। इन्हें अपने काम लगा दिए गए थे और अब बस इन्हें कामयाबी हासिल करनी थी। इन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कामयाबी हासिल करने के लिए उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। इन्हें हर हाल में अपने मुल्क की हिफाजत करना थी। कहते हैं ना, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। ये इन 5 नौजवानों का ग्रोह था जो हर मिशन में कामयाबी हासिल करके आया था। ये सबसे मुश्किल तरीन मिशन था जो उनके लिए हवाले किया गया था। अब इन्हीं पर मुल्क की हिफाजत का जिम्मा था, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर करने वाले थे। परिशे जैसे ही कैबिन में इंटर हुई, आरिस खान उस पर फट पड़ा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और अगर आ ही गई थी तो इस तरह बैठने की क्या ज़रूरत थी? तुम से मुझे इस किस्म की उम्मीद नहीं थी। अब मुंह लटका कर क्यों खड़ी हो? मुंह से कुछ बोल भी दो, क्यों आई हो? आरिस खान का बस नहीं चल रहा था कि वो सामने खड़ी लड़की को खिड़की से बाहर फेंक दे। ऊपर से वो भी मुंह पर ताला लगाए बैठी थी। मैं क्या बोलूं, खुद ही बुलाया और अब खुद ही बेइज्जत कर रहे हैं। मेरी गलती ये है लाला कि आपकी बात मानी। परिशे पहले गुस्से में बोली, मगर इख्तिताम तक उसकी आवाज़ भीग गई। उसकी भीगी आवाज़ महसूस करके आरिस कुछ ठंडा हुआ। अच्छा बस खामोश हो जाओ, मैं भूल गया था कि मैंने ही तुम्हें यहाँ जॉब करने को कहा था। अब चुप हो जाओ। आरिस खान बेशक जताता नहीं था, मगर परिशे को बहन माना था और वो उसके लिए अजीज़ भी थी। आखिर इकलौती कज़न थी। मैं ठीक हूँ, बस मुझे बताएं मुझे काम क्या करना होगा। परिशे के लिए तो उसका नरम आवाज़ में बोलना ही काफ़ी था, इसलिए फ़ौरन सीधी हुई, कहीं फिर मूड ना बदल जाए। आरिस ने उसे उसका काम समझाया और वार्न किया कि आइंदा ऐसी वैसी हरकत ना हो कि मेरी यहाँ कुछ इज्जत है। जिस पर परिशे ने उसे मना कर दिया कि ऑफिस में किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि वो कज़न्स हैं आपस में, और अपने कैबिन की तरफ चल दी। सब्र करने और सब्र आ जाने में बहुत फ़र्क होता है। सब्र वो होता है जो सदमे के शुरू में किया जाए। दिल पर जबर करके अपने हौसले को आजमा कर चुप साध लेना, अवल जिक्र को रद्द कर देना, अपने गम को मिटाकर आंखों में आंसुओं की किल्लत हो जाने के बाद खामोशी अख्तियार कर लेना। सब्र कोई कोई करता है, सब्र हर एक को आ जाता है। शायद हुरैन के मामले में सबने सब्र कर लिया था। सबसे ज़्यादा हानिया और आरुन शाह के लिए हुरैन का चले जाना इम्तिहान के मुतरादिफ था, मगर उनको अपने अल्लाह पर भरोसा था कि वो जहाँ कहीं भी होगी अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा और उसको महफूज रखेगा। 6 माह बाद आज परिशे को आरिस खान के ऑफिस में काम करते 6 माह हो गए थे। इन 6 माह में उसने किसी को भनक में ना लगने दी कि वो अपने बॉस की कज़न है, और ना ही आरिस खान ने उसके साथ कभी काम के मामले में नरमी अख्तियार की। वक्त गुजर रहा था, मगर उसे शिद्दत से जैन की याद आती थी।
वो उसे कई मरतबा फ़ोन ट्राई करती मगर उसका फ़ोन मुसलसल बंद जाता। वो उसकी तरफ से बहुत परेशान थी मगर फिर उसके काम का सोचकर खामोश हो जाती। आज परीशे के लिए बहुत बड़ा दिन था। आज उसकी सालगिरह थी मगर उसको सबसे पहले विश करने वाला आज उनके दरमियान नहीं था। आज वो अपना फ़र्ज़ निभा रहा था। परीशे को उस पर फ़ख्र था मगर वो आज उसे अपने माँ बाप की हद से ज़्यादा मिस कर रही थी। आज उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके लिए पार्टी रखी थी मगर उसने आने से मना कर दिया था। अभी भी वो ऑफिस में बैठी उदासी से काम कर रही थी जब उसे पियोन की तरफ से पैगाम मिला कि बॉस उसे अपने कैबिन में बुला रहे हैं। परीशे ने बेदिली से बॉस के ऑफिस की तरफ चल पड़ी। मैं अंदर आ जाऊं सर? जी आ जाए। आरिस ने एक नज़र परीशे के मुरझाए चेहरे की तरफ देखा और फिर बोला, तुम हया की तरफ क्यों नहीं जा रही? उसने मुझे बताया कि तुम पार्टी में नहीं जा रही, वजह पूछ सकता हूँ? आरिस की बात पर परीशे की आंखों में पानी आ गया जिन्हें वो मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी। वैसे ही दिल नहीं कर रहा था। परीशे के आंसू आरिस से छुप ना सके। आरिस उसकी तरफ आकर उसके सामने पड़ी, कुर्सी पर बैठ गया और बोला, देखो परीशे बच्चे, मानता हूँ आज आप उदास हो, आपको जैन की बहुत याद आ रही है, मगर ये भी तो देखो ना वो अपना फ़र्ज़ निभा रहा है। मानता हूँ उसकी कमी हम सबको महसूस होती है और हम इसे भूल भी नहीं सकते, मगर हमें उसका साथ देना चाहिए। अगर हम कमज़ोर पड़ जाएंगे तो उसको कौन संभालेगा? हम सबको परेशान वो नहीं देख सकता और अगर वो यहाँ होता तब भी वो आपकी सालगिरह और इस तरह मनाता तो उसकी खुशी के लिए चली जाओ और आज के बाद मैं आपकी आंखों में आंसू ना देखूं। आरिस की बात पर परीशे रो पड़ी। लाला मैं क्या करूं, आज मामा पापा की बहुत याद आ रही है और आज तो जैन भी साथ नहीं है। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। बस मेरे बच्चे यूँ रोते नहीं हैं और अकेले क्यों महसूस हो रहा है? हम सब हैं ना आपके साथ और हमजा भी तो है, वो आपके बगैर रहता ही नहीं। आज सुबह से वो भी उदास है कि आनी कुछ बात ही नहीं कर रही। उसका मुझे 2 दफ़ा कॉल आ चुकी है। आज आप उससे मिलकर भी नहीं आई ना? सॉरी लाला, मेरी वजह से वो सब परेशान हो गए। अब मैं उदास नहीं होंगी। शाबाश, चलो अब घर जाओ और शाम की पार्टी की तैयारी करो। अब पार्टी अपने घर होगी, बल्कि ऐसा करो हमजा के साथ शॉपिंग पर चली जाओ, उसको भी पार्टी के लिए कुछ दिला देना और अपने लिए भी ले लेना। आरिस ने अपना क्रेडिट कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया तो उसने भी ले लिया। ना जाने आज आरिस खान कैसे इतना नरम पड़ गया था। जी शुक्रिया लाला। हानिया अब ज़रार के मामले से मुतमईन हो चुकी थी। घर वालों ने उसे ज़रार की सारी बात बता दी थी और अब वो ज़रार के लिए बस अपने खुदा से दुआगो थी। हुरैन का मामला वो अपने रब पर छोड़ चुकी थी और उसे यकीन था कि एक दिन वो अपनी दोस्त से ज़रूर मिलेगी। इन गुजरे माह में ईशल का किसी को कुछ मालूम ना हुआ कि ईशल कहाँ गई है। जिस दिन ईशल लापता हुई उस दिन उसके बाप पर उसकी माँ की सच्चाई खुल चुकी थी और उनको फालिज का अटैक हुआ था। अब वो बिस्तर पर ही रहते थे। उनके लिए उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती इस औरत से शादी करना था जो अपने लालच के लिए अपनी सगी बेटी को बख्शने के लिए तैयार नहीं थी। उनको अब अपनी बेटियों की कमी बहुत महसूस होती थी। उनको रह रहकर ये गम सताता था कि वो अपनी बेटियों की हिफाजत नहीं कर सके थे। हाँ बोलो, क्या काम, क्या बना, कहाँ तक पहुँचा काम? बहुत सारा काम हो गया है। अब आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को अब मालूम होगा कि हमसे पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। शाबाश मेरी शेरनी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और अब इन आर्मी वालों को पता चलेगा कि हमसे पंगा लेने का क्या नतीजा है। बराए हमें ख़त्म करने वाले अब खुद ही मौत की घाट उतरेंगे। इस अंधेरे कमरे में सिर्फ इन दोनों के कहकों की आवाज़ें गूंज रही थी। ये वो लोग थे जो मुल्क के लिए बुरा सोचते और सिर्फ अपने मुफाद के लिए काम करते, जो हमारी नौजवान नस्ल को ख़त्म करना चाहते थे। देखना ये था कि इस बार जीत किसकी होती है। हमेशा की तरह अच्छाई की या बुराई? अच्छाई बुराई पर हावी होगी। कभी कभी इंसान माजी में इतना खो जाता है कि वो अपने हाल को भी अच्छे से जी नहीं पाता, या कुछ लोग ही माजी को भूलने नहीं देते। माजी में रहने से माजी के दुख कम नहीं होते बल्कि हर दफ़ा याद करने से ताज़ा हो जाते हैं। फिर क्यों हर बार माजी को याद किया जाता है? माजी ज़िंदगी का हिस्सा होता है मगर उसको भुलाकर अगर आगे भी तो बढ़ा जा सकता है। हुरैन की ज़िंदगी भी माजी के गिर्द घूम कर रह गई। अगर वो माजी की यादों से दूर जाना चाहती तो फिर उसका माजी ताना मारकर माजी भी भेज दिया जाता। उसको इन बातों का ताना मारा जाता जिनसे वो खुद बेखबर थी। माजी हुरैन के माँ और बाप दोनों आपस में कज़न से। इन दोनों की शादी उनके वालिदैन की रजामंदी से हुई थी। शुरू में हुरैन के वालिद का रवैया हुरैन की वालदा से सही था, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो झिड़कने लगे, गुस्सा करने लगे। वो फिर भी चुप कर जाती। हुरैन की पैदाइश पर भी उनका रवैया बेहतर ना हुआ और अब वो अक्सर हुरैन की वालदा पर हाथ उठाने लगे थे। वक्त का काम है गुजरना, सो वो गुजर गया। हुरैन अब 3 साल की हो गई थी। वो बेशक छोटी थी मगर समझदार थी। अपने बाप का रवैया समझती थी जितना उसको समझ आती। फिर एक दिन हुरैन की माँ पर क़यामत टूटी। हुरैन की वालदा पर सौतन ला दी गई थी जो हुरैन के वालिद की पसंद थी। उस दिन हुरैन की वालदा पर यह राज खुला कि वो इफ्तिखार साहब की दूसरी बीवी थी और उनकी पहली बीवी से उनका एक बेटा और एक हुरैन जितनी बेटी भी थी। वो आए रोज़ हुरैन और हुरैन की वालदा पर जुल्म करती और इन सब में हुरैन का भाई जो सौतेला था मगर हुरैन को पहले दिन ही बहन मानता और उसको हमेशा अपनी माँ के जुल्म से बचाता।
ईशल कभी भी हुरैन पर हाथ ना उठाती, मगर जैसे जैसे बड़ी होती गई हुरैन पर रोक डालती और उससे बदतमीजी करती। हुरैन उसको कुछ ना कहती कि उसकी सौतेली माँ ही उसको पटियां पढ़ाती। वक्त गुजरता गया। जब हुरैन 10 साल की थी तो उसकी माँ भी उसे तन्हा छोड़कर चली गई। बाप तो पहले ही उसे पूछता नहीं था, अब तो उसके जुल्म से बचाने वाली भी चली गई थी। हुरैन का भाई उसको बचाता, मगर जब वो घर ना होता तो उस पर जुल्म किया जाता। छोटी सी उम्र से ही उसको घर का काम करने को कहा जाता। वो छोटी सी उम्र से सारे काम करती। जो मुसीबतें आती, फिर एक वक्त आया जब उसका भाई काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया और उसकी माँ उस पर जुल्म करती और उसके बाप से इसकी शिकायतें कर देती, जिसके बारे में वो बेचारी खुद भी जानती नहीं थी। एक दोस्त स्कूल के वक्त से थी, वो उससे हर बात शेयर करती। वक्त मिलने पर उसके घर भी चली जाती। वो अपना हर दुख दर्द उससे बांटती। हुरैन की जिंदगी गमों से भरी हुई थी। जब वो 8 साल की थी तो उसकी सौतेली माँ ने उसका निकाह अपने कज़न से करना चाहा, मगर इस वक्त किस्मत हुरैन पर मेहरबान थी। निकाह के वक्त हुरैन के मामू और उनका बेटा उनके घर आए तो सामने का मंजर देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उन्होंने अपनी बहन की तरफ देखा तो सदियों की बीमार लग रही थी। वो तड़प कर रह गए। हुरैन की वालदा ने उनके आगे हाथ जोड़कर हुरैन को बचाने को कहा तो उन्होंने हुरैन का निकाह उस शख्स से रुकवा दिया और हुरैन की हिफाजत की खातिर उसका निकाह अपने बेटे से करवा दिया। वो तो हुरैन लोगों से मिलने आए थे, मगर जो किस्मत को मंजूर, वो लोग वापस चले गए थे कि वो पाकिस्तान से बाहर रहते थे। पाकिस्तान वो सिर्फ एक मीटिंग के लिए आए थे तो अपनी बहन से मिलने आ गए। वो वक्त अच्छा था कि इस बार वो अपने बेटे को भी साथ ले आए थे। हुरैन का निकाह मतलब नहीं जानती थी, मगर उसे वो शहजादा अच्छा लगा था और उसी वक्त उसके छोटे से दिल में इस शहजादे के लिए जज्बात के फूल खिलने लगे और बड़े होने के साथ साथ उससे मोहब्बत करने लगी। उसकी वालदा की वफात पर उनमें से कोई ना आया था और कुछ अर्सा बाद उसके बाप ने कहा कि वो लोग रिश्ता तोड़ चुके हैं, इन्हें तुमसे कोई सरोकार नहीं। उस दिन हुरैन अंदर से टूट गई थी। अभी तो उसने मोहब्बत करना सीखी थी और अब उसका शहजादा उसे तन्हा छोड़ गया था। इस दिन के बाद से हुरैन ने चुप साध ली थी। वो सिर्फ ज़रूरी बात करती और चुप हो जाती। हाँ, वो अपनी दोस्त हानिया के साथ हमेशा बच्ची बन जाती और उसकी फैमिली भी हुरैन को अपनी बेटी मानती। इस वक्त के बाद कभी भी उसके मामू ने उससे मिलने की कोशिश ना की थी और ना हुरैन ने इस बारे में अपने घर में बात की। जब हुरैन हानिया के निकाह से वापस उस मेहरबान शख्स के साथ आई जिसने उसकी इज्जत बचाई, तो उसकी सौतेली माँ को मौका मिल गया और उसने फिर हुरैन का निकाह अपने कज़न से करवाना चाहा, मगर इस बार भी उस मेहरबान शख्स ने उसे बचा लिया। हुरैन उसे रोकना चाहती थी, उसे कहना चाहती थी कि मैं किसी के निकाह में हूँ, मैं ये निकाह नहीं कर सकती, मगर उसकी सौतेली माँ ने उसे धमकी दी कि अगर उसने ये निकाह ना किया तो वो ईशल का निकाह कर देंगी। हुरैन इस वक्त चुप कर गई, मगर वो कैसे इस निकाह को कबूल करती, वो तो किसी और के निकाह में थी। आरून शाह ने भी इस वक्त हुरैन से कोई बात ना की और अगले दिन काम से शहर बाहर चला गया और हुरैन ने कुछ सोचते हुए आरून शाह के नाम खत लिखा और चली गई। आरून शाह जब वापस आया तो खत ने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया और हकीकत जानने के बाद आरून शाह तड़प गया। उसने हुरैन को बहुत तलाश किया, मगर वो उसे ना मिली। हाल परिसे जब घर पहुंची तो उसके हाथ में ढेरों सारे शॉपर थे, जिससे जाहिर हो रहा था कि वो आते वक्त शॉपिंग करके आई है। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई तो लॉन को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था और उनको देखकर जहां वो खुश हुई, वहां से उसे एक दुख भी हुआ कि उसके माँ बाप जिंदा होते तो कितने खुश होते, मगर वो अपनी वजह से दूसरों को उदास नहीं कर सकती थी, इसलिए चेहरे पर मुस्कान सजाए अंदर बढ़ी तो सबसे पहले उसकी नज़र हमजा पर गई, जो उसी के इंतजार में दरवाजे में खड़ा था। उसको आते देख उससे लिपट गया और बोला, आनी, आपको क्या हुआ था? आप सुबह से क्यों नहीं बोल रही थी? आप आज सुबह मुझसे मिलकर भी नहीं गई। आज तो आपकी बर्थडे थी ना, तो मैंने कहा था सबसे पहले आपको विश करूंगा, मगर आप मुझसे मिले ही नहीं। कोई ऐसे करता है क्या? परिशे को उस पर बहुत प्यार आया, नीचे बैठी और उसके गाल पर प्यार किया। सॉरी मेरा बच्चा, मैं जल्दी में थी इसलिए चली गई, अब मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। पक्का? पक्का। ठीक है आनी, अब मैं आपको लॉन दिखाता हूँ, इतना प्यारा डेकोरेट करवाया है बाबा ने। ठीक है चलो। शाम में सब लॉन में जमा थे और परिशे का इंतजार कर रहे थे, जो हमजा के साथ ऊपर अपने कमरे में तैयार हो रही थी। सारे मेहमान आ चुके थे, बस परिशे का ही इंतजार हो रहा था। इंतजार भी खत्म हुआ और वो परी पेकर अपने पूरे हुस्न के साथ आ रही थी और उसने एक हाथ से अपना लॉन्ग फ्रॉक संभाला था और दूसरा हाथ उसका हमजा ने पकड़ा हुआ था, जो उसे देखते 2 पल के लिए ठहर जाता, तो वो लगी इतनी प्यारी रही थी। आरिस खान ने उसके सर पर हाथ रखा और मेहमानों को इंतजार करवाए बगैर उसे केक कटिंग के लिए कहा। सबने बहुत खुशी से उसे तोहफे दिए। यकीनन आज की सेलिब्रेशन उसके लिए भी यादगार रहनी थी। फंक्शन के इख्तिताम पर आरिस खान ने माइक पकड़ा और उसको मुखातिब किया, परिशे ये आपके लिए वक्त दुआ में एक दुआ करूं, मैं रब से एक इल्तिजा करूं, तू खुश रहे, तू शाद रहे, तेरे दिल का आंगन आबाद रहे, तू हर पल यूं ही हंसा करे, फूलों की मानिद खिला करे, तेरी जिंदगी में कोई गम ना हो, तेरी आंख कभी नम ना हो, तुझे किसी से कोई गिला ना हो, तुझे गम कोई मिला ना हो, तेरी रद कभी दुआ ना हो, तुझे बिन मांगे वो अता करे, तेरी माफ खुदा हर एक खता करे, आमीन। आज परिशे की सालगिरह को गुजरे हफ्ता हो गया था, पर ना जाने सुबह से ही उसका दिल बेचैन हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। आज ऑफिस में भी उसका ध्यान काम पर नहीं था। अब भी वो आरिस की ऑफिस में खड़ी
किसी और ही जहां में गुम थी। परीक्षे आज ध्यान कहाँ है आपका? जी आपने कुछ कहा, आप ठीक हो? क्या हुआ है? परीक्षे ने उसकी तरफ देखा और बोली, पता नहीं लाला, मेरा दिल सुबह से घबरा रहा है। जैन ठीक तो होगा, बच्चे परेशान ना हो, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। आप ऐसा करो, घर चली जाओ और आराम करो। जी। परीक्षे से और कुछ बोला ही नहीं गया। क्या आप सब लोग तैयार हैं? जी सर, सब हम आवाज़ में बोले। आज हमें इस किस्से को तमाम करना है। आज हर हाल में दुश्मनों को मात देनी है और अपनी नौजवान नस्ल को इन गद्दारों से बचाना है। हमें अपनी जान की परवाह किए बगैर उनसे लड़ना है और अगर मुल्क के लिए जान देनी पड़े तो खुशी खुशी देंगे। ये अहद है हमारा, अपने मुल्क से कि उसकी खातिर सो जाने कुर्बान। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। टेक योर पोजीशन, हरी अप। यस सर। कुछ लम्हे बाद, जल्दी निकलो यहाँ से, गो फास्ट, वी हैव ओनली 5 मिनट्स। बम फट जाएगा। कैप्टन जी, ए और एस आप लड़कियों के लिए लेकर जाएं। कैप्टन जबरान आपका बाहर इंतजार कर रहा है और कैप्टन जी आप इनका रास्ता क्लियर करें। सर ओके सर, आप मेरी फिक्र छोड़ो, जो कहा है वो करो, पर इट्स एन ऑर्डर। जी के ओके सर। या अल्लाह मदद, इस वक्त एक गलती भी भारी पड़ सकती थी और उसे तो फिर बॉम्ब डिफ्यूज़ करना था, फिर पर 2 मिनट का वक्त दिया जा रहा था और उसको समझ ही नहीं आ रहा था। जो करना था जल्दी करना था। उसने अल्लाह का नाम लेकर लाल रंग की तार काट दी। जब कुछ सेकंड तक कुछ ना हुआ तो उसने सज्जे में जाकर अपने रब का शुक्र अदा किया और बम वहाँ से हटाने के बाद बाहर की तरफ बढ़ा जहाँ उसके साथी उसका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही बाहर आया सब उसके इंतज़ार में थे और उसको देखकर उसको सैल्यूट किया। आज भी जीत उनका मुकद्दर बनी थी। मुबारक हो सबको। सेम सर। लड़कियां, सर उनको कैप्टन जबरान बाकी टीम के साथ ले गए हैं। ले नहीं गए, भिजवा दिया। तुम लोग मुश्किल में हो और मैं तुम लोगों को छोड़कर चला जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। सब जबरान को देखकर मुस्कुरा दिए। जिए कहाँ है? सर वो क्या वो? मुझे जवाब दो। सर वो सरमद के पीछे गया है, उसके पास हमारे मुल्क के कुछ खास कागजात थे तो तुम लोगों ने उसे अकेले जाने दिया। चलो अब उसको हमारी ज़रूरत होगी, बाद में तुम लोगों को पूछूंगा। सब उसके पीछे चल पड़े, जानते थे अब उनकी शामत आनी है। सरमद जैसे ही अपने अड्डे पर पहुंचा तो ऊंचा ऊंचा किसी को बुलाने लगा। एली कहाँ मर गई हो? सामने आओ। एली बेजार से उसके सामने आई और बोली, अब क्या हुआ? इतने क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें तो पता ही नहीं है, जैसे कहा था तुम्हें इन फौजियों पर नजर रखना, मगर तुम कहाँ आराम फरमा रही हो? वहाँ उन्होंने बादशाह को ख़त्म कर दिया, अब क्या करेंगे हम? सरमद का बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़ी एली को ज़मीन में गाड़ दे। तो ये तो अच्छी बात है, शिकारी खुद शिकार हो गया। एली पास पड़ी कुर्सी पर सुकून से बैठकर बोली, मतलब साफ है, बादशाह ख़त्म तो सरदार तुम, और जहाँ तक बात है इन फौजियों की तो इनको ख़त्म कर देंगे हम। सरमद की बात जब समझ आई तो एली को दाद दिए बिना न रह सका और उसका हाथ पकड़कर खड़ा किया। वाह मेरी जान, तुम तो बहुत सियानी हो। सरमद ने कमीनगी से एली के चेहरे पर हाथ फेरा तो एली ने उसका हाथ हटाया और बोली, अब इनके इस्तकबाल की तैयारी करो। दरवाजे के पीछे खड़े शख्स को अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो उसने सुना और जो उसके मुंह से सुना वो सच है। उसकी बस हो गई तो यकीन के लिए अंदर दाखिल हुआ। सामने खड़े शख्स को देख जहां वो सदमे में चला गया, वहां ही सामने खड़ी एली को लगा कि छत उस पर आ गिरी हो। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। क्या तुम ऐसा? मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें इस वक्त ज़मीन में गाड़ दूं। अरे मुझे तो इस पल से नफरत हो रही है जिस पल मैंने तुमसे रिश्ता कायम किया। सरमद सब सुन रहा था और गुस्से में एली को देख रहा था। एली उसकी नज़र खुद पर महसूस कर सकती थी, इसलिए एक लम्हा लगाया गन जीके की तरफ की। अरे जाओ, मैं किसी को नहीं जानती और तुम फौजियों पर तो मरकर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। यही मेरा असली रूप है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि मैं इससे पहले तुम्हारा काम ख़त्म कर दूँ। तुम फौजियों को मेरे सामने कोई औकात नहीं, तुम सब पर तो मेरी शेरनी ही काफ़ी है। सरमद एली का अंदाज देखकर बोला। इतने में जी के बाकी साथी भी आ गए और एली को देखकर सब बेयकीनी की कैफियत में थे। इस वक्त सरमद ने जी के पर गन खोल दी तो बर वक्त एली ने सरमद की टांग में गोली मारी, जिससे उसका निशाना चूक गया। सरमद मारे हैरत के एली को देख रहा था। एली तुम बेवकूफ़, ये नहीं तुम जो इतना अरसा मुझे पहचान ना पाए। तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, जवाब सुकून से आया। बाकी सब हैरत से उसको देख रहे थे जो कुर्सी पर मजे से बैठी हुई थी। एली ने सिर्फ जीके की शक्ल देखी थी, अगर बाकियों की देख लेती तो होश ठिकाने लग जाते। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और गोली एली को मारी और एली को लगा उसका आखिरी लम्हा है, मगर ये क्या, गोली उसको नहीं बल्कि उसके आगे खड़े शख्स को लगी थी। एली हैरत से उसको देखने लगी। गोली उस शख्स के बाजू में लगी थी। अभी कोई कुछ करता इससे पहले सरमद को लोगों ने आती अपनी आप ही बंदूकें खोल दी। सब संभलकर उनसे मुकाबला करने लगे। एली भी उनका साथ दे रही थी। इस वक्त सरमद ने कमीनगी से गन का रुख एली की तरफ किया और गोलियां बरसा दी, जिसको बर वक्त कैप्टन जी ने देखा और एली को धक्का दिया, जिससे 4 की 4 गोलियां जी के सीने में पेवस्त हो गई थी। एली ने बर्क रफ्तारी से सरमद को गोलियों से भून दिया। सब जी की तरफ बढ़े थे। जी
तुम ठीक नहीं हो, जल्दी चलो, इसको अस्पताल लेकर जाना है, जल्दी करो। परीक्षा जो ऑफिस से आकर अभी सोई थी, अचानक पसीने से तर उठ बैठी। या अल्लाह, खैर ये कैसा ख्वाब था? या अल्लाह, इसकी हिफाजत करना। अभी वो अपनी सोचों में थी जब हमजा अंदर आया। अरे आनी, आप उठ गई, चलें, अब बाहर चलें, मैं कब से बोर हो रहा हूँ। परीक्षा उसको देख सब भूल गई और उसको अपने पास करके उसके गाल पर प्यार दिया। ओ मेरा बच्चा, मैं बस यूं फ्रेश होकर आई, आप नीचे चलो, ठीक है, पर जल्दी आना। परीक्षा फ्रेश होने चली गई थी। सब इस वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में बैठे हुए थे, जबकि जी को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया था। जब एएस एली की तरफ मुड़ा और इस वक्त भी सबके चेहरे पर मास्क था, सवाई कैप्टन जी के। कौन हो तुम? एएस ने एली से पूछा, जिसका चेहरा आधा मास्क से छुपा हुआ था। एएस की हद यहीं तक थी, उसने एली को गर्दन से पकड़कर दीवार से लगाया। मैंने पूछा, कौन हो तुम? चाहती क्या हो? हटाओ इस मास्क को। एएस ने जैसे ही गुस्से से उसका मास्क हटाया तो सामने उसका चेहरा देख उसे 400 वॉल्ट का झटका लगा। गर्दन से हाथ एकदम छूटा, आंखों में बेयकीनी लिए वो उसको तक रहा था। यही हाल सबका था सवाए कैप्टन जी के। वो उसका चेहरा पहले ही देख चुका था। कैप्टन एस को तो मानो अपनी आंखों पर शुबा था, जो बंद करके भी खोली के शायद मंजर बदल जाए, जबकि वो आराम से खड़ी थी। एएस कुछ कहता इससे पहले कैप्टन एस आगे आया और एली को दोनों कंधों से पकड़कर अपने साथ लगाया। तुम कहाँ चली गई थी? हाँ, मैं घर गया, वहाँ सब तुम कहाँ? कैप्टन एस ने बोला ही नहीं जा रहा था, जबकि एली खुद हैरानगी से उसको देख रही थी। फिर कैसे अपने का एहसास हुआ तो वो रो दी। शाह, आप कहाँ चले गए थे? मैं अकेली रह गई। कैप्टन एस पीछे हुआ और एली से बोला, बस एन बच्चे चुप रहो। नहीं, मुझे सब पता है, तुम चुप कर जाओ, अब मैं आ गया हूँ ना। पर शाह, आप यहाँ? एली यानी शाह की एन। और एन शाह के आर्मी ड्रेस में देख पूछा, मैं सब बताता हूँ। अभी शाह बोलता कि एएस आगे आया और बोला, हुरैन मुझे सब सच जानना है, सब कुछ। जी। पहले तो वह हैरान हुई कि उसका नाम वो कैसे जानता है, फिर ये सोच कर के शाह ने बताया होगा, चुप हो गई। मास्क अभी भी एसए के चेहरे पर था, जो हुरैन उसका चेहरा देख ना पाई। अगर देख लेती तो बेहोश हो जाती। मुझे बचपन से ही आर्मी में जाना था। शाह ये बात जानते थे। जब मैं 18 साल की हुई तो मैंने शाह से इस मौजू पर बात करने का सोचा, पर वो कभी घर ही ना आते, कोई ना कोई काम निकल आता। मुझे नहीं पता था शाह आर्मी में है। मैंने आर्मी के लिए टेस्ट दिया और उसके रिजल्ट आने तक इंतज़ार करने लगी। फिर कुछ वजूहात की बिना पर मेरा निकाह कर दिया गया। इस सब के बारे में शाह कुछ नहीं जानते थे। मैं उस शख्स के साथ उसके घर चली गई। अगले दिन जब मैं उठी तो वो घर नहीं थे, मैं वहाँ ही रही। फिर एक दिन मुझे मेल आई कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। मुझे पीएमए बुलाया जा रहा था और कुछ और वजूहात भी थी। सो मैं इस शख्स जो कहने को मेरा शौहर था, उसको एक ख़त पर मुख्तसर बताया और वहाँ से आ गई। ट्रेनिंग के दौरान जब आईएसआई के कुछ ऑफिसर्स आए, इन्हें एक लेडी ऑफिसर की ज़रूरत थी। मैं इनमें सेलेक्ट हुई। मुझे खास ट्रेनिंग दी गई। फिर मुझे सरमद का खास बंदा बनाया गया ताकि मैं उसके सारे अड्डों के बारे में मालूम कर सकूं। बाकी आपके सामने है। इसका मतलब जो एचए के नाम से हमें जो मालूमात मिलती थी वो तुम थी। जी, मैं ही। शाहजर, तुम्हारा इससे ताल्लुक? एएस ने शाह से पूछा। सर, मेरी बहन है। ओ एन, तुम्हारा निकाह किससे हुआ? मैं नहीं जानती जरार भाई, मुझे उसका नाम पता है और बस उसके रूम में पड़ी एक उसकी पिक देखी थी। मौसूफ ने निकाह के वक्त मास्क पहना हुआ था, पर अब भी हकीकत जानते हैं, ये निकाह नहीं माना जा सकता। हुरैन, एएस के मुखातिब करने पर सबने उसकी तरफ देखा। जी, तुम्हारा पहला निकाह किससे हुआ था? ये सवाल था या क्या? हुरैन को सारे जख्म याद आ गए। शाह फौरन बोला, सर आपको कैसे पता? इस सवाल पर एएस ने खामोशी से अपना मास्क उतार दिया। हुरैन सुन हो गई। शाह, ये तो आरून शाह, जिसे मेरा निकाह किया गया था। सब हैरान थे कि निकाह वो भी आरून शाह का। शाहजर को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। हुरैन होश में आई और बोली, मेरा निकाह मेरे मामू के बेटे से हुआ था, इसलिए मेरा और आपका निकाह नहीं माना जाएगा। अभी कोई कुछ कहता कि डॉक्टर रूम से बाहर आए। सब डॉक्टर की तरफ मुतवज्जो हुए। डॉक्टर, वो कैसा है? देखें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग दुआ करें। वो बार बार लाला को बुला रहा है, आप उनको बुला दें। जी। लाला कौन? हुरैन ने सवाल किया। उसका भाई है, मैं करता हूँ। आरून इतना कहते बाहर चला गया और कुछ देर बाद लाला उनके पास आया। परीशे उदास सी लॉन में अम्मा साईं और हमजा के साथ बैठी हुई थी जब अचानक बारिश शुरू हो गई और उस वक्त में दरवाज़ा खुला और कुछ लोग अंदर आए। मंजर कुछ यूं था, फौजी अपने कंधों पर किसी की मैयत ला रहे थे। आरिज सबसे आगे था, उसने हाथ में फौजी की वर्दी उठाई हुई थी और मैयत पर परचम था। मैयत लॉन के बीचों बीच रखी गई थी। परीशे को समझने में एक सेकंड ना लगा। आरिज ने वो वर्दी अम्मा साईं को दी। उन्होंने इस वर्दी को बहती आंखों से चूमा और अपने सीने से लगाया। परीशे सुन खड़ी थी। आरिज ने एक नज़र उसको देखा और देखते देखते वो मैयत के पास गई और जैन को देखने लगी। वो रोना चाहती थी पर आंसू उसका साथ नहीं दे रहे थे। सब वहाँ ही खड़े थे। कुछ लम्हे बाद बारिश रुक चुकी थी। लॉन में हर तरफ सफ़ेद चादरें बिछी हुई थीं। सब जैन के इर्द गिर्द बैठे पड़ रहे थे। उसी वक्त आरिज के साथ आरून, जरार और शाजर और चंद लोग जैन की मैयत को लेने के लिए आए। जैसे ही वो जैन को ले गए, दूसरी तरफ परीशे बेहोश होकर गिर गई थी। सब औरतें उसकी तरफ भागीं।
जैन को दफनाए आज 4 दिन हो गए थे, मगर परीक्षे की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो ना कमरे से बाहर आती ना कुछ खाती। आज फिर वो कुछ ना खाने की जिद लिए बैठी थी। जब मुलाजमा उसके सामने खाना रखने लगी, मैंने कहा ना नहीं खाना, फिर क्यों लाई हो? परीक्षे अभी कुछ और कहती, आरेज अंदर आया और मुलाजमा को जाने का इशारा दिया। आरेज उसके सामने बैठ गया। क्या तुम्हारे ना खाने से वो वापस आ जाएगा? अगर आ जाएगा तो बताओ, मैं भी नहीं खाता। परीक्षे का जब्त खत्म हुआ और वो आरेज के हाथ पर सर रखे रो दी। लाला, उसने कहा था वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर वो क्यों चला गया? उसको हमारी फिक्र नहीं थी। परीक्षे को देख आरेज की आंखें नम हो गईं। बस बच्चे सब्र करो, शाबाश, उठो खाना खाओ। हमजा भी उदास है, आप जानती हो ना वो आपके बगैर नहीं खाता। उठो चलो। जी। परीक्षे उठकर मुंह धोने चली गई। आरेज उसकी पुष्ट को तकता रह गया। क्या होता जब उसे पता चलता कि जैन उससे क्या वादा ले गया है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सारे जमाने की थकावट उस पर आ गई हो। यूं ही वक्त गुजर गया। परीक्षे अब सबके साथ खाना खाती और बैठती, पर खामोशी उसकी तबीयत का खासा बन गई थी। आज जैन का 40वां था। सब मेहमान जा चुके थे। जब परीक्षे को अम्मा साईं ने अपने कमरे में बुलाया। आपने बुलाया अम्मा साईं? आओ मेरे पास। जी। तुम मुझे दिल से अपनी माँ मानती हो? परीक्षे परेशान हो गई। ये कैसा सवाल था अम्मा साईं? ये आप क्या कह रही हैं? आप ही तो मेरी माँ हैं। तो क्या तुम मेरी बात मानकर मेरा मान रखोगी? अम्मा साईं, आपका हुक्म सर। आंखों पर। 1 साल बाद। शाह कहाँ हैं आप? हमें देर हो रही है, सब हॉल पहुंच गए होंगे। एन, मैं यहाँ हूँ। क्यों इतनी परेशान हो रही हो मेरी गुड़िया? शाह, आप भी तो देर कर रहे हैं। बस मेरा बच्चा, हम निकलने लगे हैं। और ये ईशल कहाँ है? हुरैन, जो खूबसूरत कामदार ब्लू कलर का लहंगा पहनकर शाह से नाराज दिखाई दे रही थी, वहीं शाह शेरवानी पहने तैयार खड़ा था। आज शाह की बारात थी। 4 माह पहले शाह को अपनी एक कोलीग से मोहब्बत हो गई थी। जब उसने हुरैन को बताया तो वो फौरन उनके घर गई और आज शाह को उसकी मोहब्बत मिल जानी थी। कहाँ हो सकती है शाह? जबरान भाई के साथ गए होगी। आप जानते तो हो आजकल वो कितनी चिड़चिड़ी हो गई है। माजी। जब ईशल उस अनजान शख्स के साथ गई थी तो उस शख्स ने ईशल से निकाह की ख्वाहिश की थी। जैसे आरून शाह के कहने पर ईशल ने कबूल कर लिया था। वो शख्स कोई और नहीं, जबरान था। और इस निकाह में आरून शाह और शाहजर भी मौजूद थे। और अब ईशल माँ बनने वाली थी। इस 1 साल में उनके वालिद इस दुनिया से वफात पा गए थे और वालदा अपने किए का फल खा रही थीं। लालच ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वो पागल हो गई थी और अब मेंटल हॉस्पिटल थी। मगर शाह लोग उनसे मिलने ना जाते। शाह ने डिफेंस में घर ले लिया था। सब हॉल में पहुंच चुके थे। शाह स्टेज पर बैठे अलीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसी वक्त अलीजे सामने से अपनी दोस्तों के साथ आती नजर आई। अलीजे सुर्ख लिबास में कोई हूर ही मालूम हो रही थी। सारी रस्में अच्छी तरह अदा की गईं। रुखसती के वक्त शाहजर अलीजे का सहारा बना था। ये वक्त हर लड़की के लिए मुश्किल होता है जब वो अपने वालिदैन को छोड़कर दूसरे घर जाती है। अलीजे का वेलकम शाह हाउस में बहुत अच्छे अंदाज में किया गया था। अभी वो लोग लाउंज में आए ही थे जब मुलाजिम से मेहमानों के आने का पता चला। वो सब हैरान थे कि कौन हो सकता है। तभी जो लोग अंदर आए, पहले उनको देखकर हुरैन कश्मकश में पड़ी, मगर जब पहचान हुई तो आंखों में बेयकीनी आई थी। वो और कोई नहीं बल्कि उसके मामू मामी थे। लाउंज में बैठे सब लोग ही हैरान थे। हुरैन के मामू हुरैन के पास आए तो हुरैन होश में आते 2 कदम पीछे हुई। हुरैन बच्चे, उनकी आवाज़ में दुख था। कौन है आप लोग? हम आपको नहीं जानते। हुरैन की आंखें नम थीं। बच्चे, जानते हैं हम आपके मामले में अनजान रहे, पर हमें माफ़ कर दें। हम आपके मामू हैं। कौन से मामू? वो जो हमारे मुश्किल वक्त में हमें छोड़ गए। कहाँ थे आप जब हम रातों को भूखा सोते, रात को मार खाते? कहाँ थे आप? अब कैसे याद आ गई? हुरैन गम और गुस्से से चिल्ला उठी थी। नहीं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। आप तो हमारे बेटे की अमानत हैं, उसके निकाह में हैं। कौन बेटा जिसने इन 8-10 सालों में पलट कर नहीं देखा? अरे उसकी शक्ल तो दूर, हमें तो उसका नाम भी नहीं मालूम। अभी हुरैन कुछ और कहती कि वो बेहोश हो गई। शाह फौरन उसके पास आया था। एहन आंखें खोलो। जब वो होश में नहीं आई तो शाह उसे उठाकर उसके कमरे में ले गया और डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने आते साथ उसे चेक किया और स्ट्रेस की वजह से बेहोश होने का कहते मेडिसिन दी और चला गया। सब इस वक्त हुरैन के पास थे। उसी वक्त हुरैन को होश आना शुरू हुआ था। शाह फौरन उसकी तरफ आया और बोला, जी बच्चे, मैं इधर ही हूँ। शाह, आप इन्हें बोलेंगे यहाँ से चले जाएं, हम इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, चले जाएं यहाँ से। हुरैन रोते हुए शाह के सीने से लगे बोल रही थी जब शाह ने उसे अपने से जुदा किया और संजीदगी से बोला, हुरैन एक मरतबा इनकी बात सुनो, अब खामोश, मुझे तुम्हारी आवाज़ ना आए। हुरैन खामोश हो गई। जानती थी कि अब शाह गुस्सा है और गुस्से में वो हुरैन को पूरे नाम से बुलाता है। मामू ने बात का आगाज़ किया, बच्चे, हम बेबस थे, हम तो जानते भी नहीं थे कि आप जिंदा हो भी या नहीं। जब हमें मालूम हुआ कि हमारी बहन इस दुनिया में नहीं तो हमने इफ्तिखार को कॉल की थी। उसने कहा मेरी बहन आपको लेकर घर से भाग रही थी, रास्ते में आप लोगों का एक्सीडेंट हुआ और आप दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम पाकिस्तान भी आए पर तब तक वो घर तब्दील कर चुका था। हम बेबस थे बच्चे, तो अब कैसे पता चला? हुरैन रोते हुए कह रही थी जब उसकी नज़र आरून शाह पर पड़ी। आप यहाँ? जी, मैं आपका इकलौता शौहर नामदार। आरून शाह ने सोफे पर बैठे कहा। मतलब? हुरैन के सर से बात गुजरी। शाह बोला,
एन बच्चे यही हैं वो जिनसे आपका पहला और दूसरा निकाह हुआ था, यानी आपके कज़न। हुरैन हैरान थी इस इत्तफाक पर। आरून शाह सीधा होकर बैठा और बोला, मुझे अपने आदमी से मालूम हुआ था कि आप जिंदा हो और अंकल के साथ ही हो। मैंने उसे आप लोगों की तलाश करने को कहा। जब मैं आपके घर गया तो अंकल को देखकर ठटका। मुझे लगा मैंने इनको कहीं देखा है, पर याद नहीं आया। जब जाने लगा तो मेरे आदमी को मेल आई जिसमें आप लोगों के तमाम मालूमात थी। उनको पढ़कर मैं उल्टे पैर वापस आया और जब आपका निकाह होते देखा तो आपसे निकाह की हामी भर ली और फिर से आपसे निकाह किया। मैं उसी रात आपको बताना चाहता था, पर मुझे सर की कॉल आ गई तो जाना पड़ा। वापसी पर आपका ख़त मिला जिसमें आपने अपने पहले निकाह का बताया था। एक तरफ मुझे खुशी हुई कि आपको हमारा निकाह याद है और दूसरी तरफ आपके दूर जाने का डर। मैंने आपको बहुत ढूंढा, मगर जब आप मिली तो वो हालात ऐसे नहीं थे कि मैं आपको कुछ बताता। उसके बाद कल मिशन से लौटा हूँ और आज आपके सामने हूँ। शाह बच्चे, अब हम चाहते हैं हमारी अमानत हमारे घर आ जाए। मामू ने शाह को मुखातिब करते कहा। हुरैन फौरन बोली, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुल्क से बाहर तो बिल्कुल नहीं। मामू हुरैन से बोले, बच्चे, आरून हमें सब बता चुके हैं, इसलिए हमने अपना सारा बिजनेस यहाँ मुंतकिल कर लिया है और आपके साथ वाला बंगला हमारा है। अब तो आपको कोई मसला नहीं। हुरैन ने शाह की तरफ देखा तो शाह ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। नहीं। हुरैन ने शर्माकर जवाब दिया तो सब मुस्कुरा दिए। शाह सबको देखकर बोला, चलो अब सबको आराम करना चाहिए। जी बिल्कुल, हमें भी इजाज़त दो। मामू लोग अपने घर चले गए तो शाह भी अलीज़े के साथ अपने कमरे में चला गया। हुरैन सबके जाने के बाद फ्रेश होने चली गई। जब वो वापस आई तो अपने बेड पर आरून शाह को लेटे पाया। हुरैन इस वक्त खुली शर्ट और ट्राउज़र में थी। आप यहाँ? हुरैन को शर्म महसूस हो रही थी। इस वक्त उसके पास दुपट्टा भी नहीं था। आरून हुरैन के बदलते रंग देख रहा था। उससे वो बहुत अच्छे लग रहे थे। जी, मैंने सोचा अपनी बीवी से तफसीली मुलाकात कर ली जाए। वो चलता हुरैन के पास आया तो हुरैन पीछे दीवार से लग गई। आरून ने झुकते उसके माथे पे लब रखे और उसे अपने सीने से लगाया। हुर, आप नहीं जानती, जब मुझे बताया गया कि आप इस दुनिया में नहीं तो मैं मरने के करीब था। जानती हैं, मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था और मैं 1 साल कोमा में रहा। डॉक्टर भी मेरे बचने की उम्मीद छोड़ चुके थे, पर अल्लाह ने मुझे उस दिन के लिए ज़िंदा रखा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी मोहब्बत मेरे सीने से लगी हुई है। परी कहाँ गुम हो यार? मीटिंग में नहीं जाना क्या? हाँ जाना है, चलो। और दोनों मीटिंग रूम की तरफ चल दिए। अभी उनको बैठे कुछ देर हुई थी कि उनके बॉस का क्लाइंट के साथ अंदर आए। परी को लगा कि आज वो नहीं बच पाएगी, जिससे वो पिछले 1 साल से छुप रही थी। आज वो उसके सामने था। आंखें एकदम नम हुई थीं। अगले बंदे का हाल भी मुख्तलिफ नहीं था, जिसको वो हर जगह ढूंढ चुका था। वो तो उसके दोस्त की कंपनी में छुपी बैठी थी। मीटिंग हो रही थी मगर दोनों ही अपने होश में नहीं थे। एक नज़र झुकाए हुए था तो दूसरा अगले को देखकर आंखों को सिराब कर रहा था। मीटिंग खत्म होते ही परी वहां से निकल गई। परी अपने फ्लैट आ गई थी। आज कितने अरसे बाद उसको देखा था। क्या वो भी उसको ढूंढता होगा? माजी अम्मा साईं के बताने पर के जैन ने आरिज से वादा लिया है कि वो तुमसे निकाह करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा। परीशे को ना चाहते हुए भी राजी होना पड़ा और यूं परीशे हमाद से परीशे आरिज खान बन गई। निकाह के कुछ दिनों बाद अम्मा साईं भी इस दुनिया से रुखसत हो गई तो एक दिन परीशे बगैर किसी को बताए तुर्की आ गई। वो अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से आई थी। आना तो वो पहले चाहती थी, पर जैन की वफात की वजह से उसने अपना इरादा बदल लिया था। मगर अम्मा साईं के बाद वो यहाँ चली आई थी। इस 1 साल में उसने आरिज से कोई ताल्लुक नहीं रखा था और ना वो उनके बारे में जानती थी। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि 1 साल से आरिज हमजा के साथ तुर्की में ही रह रहा था। परीशे के चले जाने के बाद आरिज ने उसे बहुत ढूंढा मगर वो ना मिली तो कुछ अरसे बाद वो तुर्की सेटल हो गया था। रात के वक्त बेल हुई तो परी दरवाजे पर गई। इस वक्त कौन आ सकता है? जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने आरिज को पाया। इस 1 साल में वो जैन को भुला तो ना सकी थी, पर निकाह की ताकत थी कि आरिज के लिए उसके दिल में जज्बात पैदा हो गए थे। परी दरवाज़ा बंद नहीं करने लगी तो आरिज ने हाथ बढ़ाकर पूरा खोल दिया और अंदर आकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। परी हैरत से उसको दिख रही थी। आरिज परी की तरफ आया और बगैर कुछ कहे उसको सीने से लगाया। क्या इतना बुरा हूँ कि आप मुझे छोड़कर आ गईं? माना कि हालात बदल गए थे, पर आपको एक बार भी हमारा या हमजा का ख्याल नहीं आया। आरिज की बात पर वो तड़प ही तो गई थी। फ़ौरन उससे जुदा हुई और बोली, हमजा कैसा है? वो ठीक तो है ना? आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर पड़ता तो उस मासूम को इस तरह तन्हा छोड़कर ना जाती। परी को अपनी गलती का एहसास था, तभी बोली, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप नहीं जानती परीशे, हमें भी इस वक्त कैसी अपने की ज़रूरत थी। इस वक्त आप हमें छोड़कर चली गई। क्या हम इतने बड़े हैं कि आप हमारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी? परीशे तड़प उठी। उसने कहा, आरिज का ये टूटा हुआ वजूद और लहजा सुना था, वो तो मजबूत शख्स था। फिर नहीं आरिज, ऐसी बात नहीं, हम भी कुछ वक्त चाहिए था। हम जानते हैं हम ऐसे नहीं आना चाहिए था। प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, प्लीज़। परी रोते हुए आरिज के कदमों में बैठ गई थी। अरे उठो मेरा पागल बच्चा, मैं आज तक आपसे नाराज़ हुआ हूँ। जो अब होता, बस अब रोना नहीं है। बस खामोश। मुझे बस दुख हुआ था कि आपने मुझ पर यकीन नहीं किया और कुछ नहीं। आरिज खान ने अपने हाथों से उसके आंसू चुने थे। सॉरी आरिज।
परी आरिस खान के सीने से लग गई। चलो परी अपने घर, हमजा इंतजार कर रहा होगा। जी। परी बगैर चूं चुरा किए उसके साथ चलती थी। परी और आरिस जैसे ही घर में दाखिल हुए, हमजा परी को देखकर फौरन उसकी तरफ आया और बोला, मामा मामा। परी तो उसके मुंह से मामा लफ्ज सुनकर ही किसी और जहां में चली गई थी। हमजा आपने क्या कहा, दोबारा कहना। मामा। हमजा मेरा बच्चा। परी हमजा को सीने से लगाए रो पड़ी थी। मुझे बाबा ने बताया था कि अब आप उनकी वाइफ हो और मेरी मामा। आरिस की आंखों में नमी आ गई थी। चलो बस करो, अब काफी देर हो गई, या परिशे उठो, आराम करो। गुड नाइट मामा, हमजा कहते अपने कमरे में चला गया। आरिस भी परी का हाथ थामे अपने रूम में ले गया। रूम में आते ही परी आरिस से बोली, थैंक्स आरिस। किस लिए? सबके लिए। परिशे आज मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं थक गया हूँ, अंदर से टूट चुका हूँ। आरिस परी के पास आते बोला तो परी ने भी उसे ना रोका। रोकती भी क्यों, आखिर उसका शौहर था, उस पर तमाम हकूक रखता था। 5 साल बाद आज आरिस और परिशे के जुड़वां बेटियों की तीसरी सालगिरह थी। पिछले साल वो लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे, आज सब इकट्ठे थे। इस अरसे में आरून, शाजर, जबरान, जरार और आरिस की दोस्ती बढ़ गई थी और आज सब खान मेंशन में मौजूद थे। हानिया और जरार की 4 साला बेटी मरवा थी। हुरैन और आरून शाह का 5 साला बेटा जारून शाह था, जो हर वक्त संजीदा रहता था। ईशल और जबरान की 2 औलादें थीं, एक 6 साला बेटा हमदान और 3 साला बेटी आफिया, जबकि शाजर और अलीजे का 4 साला बेटा यारम था। सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और मुतमईन थे।